हेलो डियर स्टूडेंट्स एंड वेलकम टू एडुटैप। सो गाइज, कुछ दिनों पहले हमने जनरल इंग्लिश का एक लाइव मैराथन सेशन लिया था। आप सबने बहुत लाइक किया उसको और बहुत सारे बच्चों ने बहुत कुछ उससे सीखा भी। तो गाइज उसी सीरीज़ में हम आज एक फिर से वैसा ही एक सेशन लेके आए हैं। अब इसमें हम वैसे ही क्वेश्चंस प्रैक्टिस करेंगे, लेकिन कुछ टाइप्स के जो हम उस दिन नहीं कर पाए थे, याद है? रीअरेंजमेंट के, रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन के, सेंटेंस इम्प्रूवमेंट के और कुछ और आपके एक्टिव पैसिव के, नरेशन के क्वेश्चंस, वो आज हम डिस्कस करेंगे इस सेशन में। तो ये सेशन पूरा एंड तक देखिएगा। लाइक ज़रूर कर लीजिए और सब्सक्राइब कर लीजिए अगर आप यहाँ पहली बार है तो गाइज ये आपकी ईपीएफओ, एपीएफसी और ईओएओ प्रिपरेशन 2025 एग्जाम के लिए बहुत बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है। सो एंड तक ज़रूर देखना इसको और ज़रूर आपको बहुत सारे क्वेश्चंस काम के मिलेंगे इसमें। तो गाइज आगे बढ़ने से पहले मैं आपको एक बार अपनी टेस्ट सीरीज़ के बारे में बता देता हूँ। गाइज अब आखिरी के इन दिनों में आपको प्रैक्टिस करने की, रिगरस प्रैक्टिस करने की ज़रूरत है। तो आपको हर सब्जेक्ट के लिए, मतलब आपको टोटल 15,000 से ज़्यादा क्वेश्चंस मिल रहे हैं इस टेस्ट सीरीज़ में, जिसमें आपको हर सब्जेक्ट के चैप्टर वाइज टेस्ट मिलेंगे, फुल लेंथ टेस्ट मिलेंगे, सॉल्व प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस मिलेंगे, मंथली करंट अफेयर्स के टेस्ट मिलेंगे और वीकली मेंटर टॉक मिलेगी। अब इस पे हम फ्लैट 87% ऑफ डिस्काउंट कर रहे हैं, ऑफर कर रहे हैं। द कूपन कोड इज EPFO87। वैसे तो इसका लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी दिया हुआ है, बट लेट मी शो यू ए सिंपलर वे ऑफ गोइंग अबाउट इट। आपको बस क्या करना है गाइस, आपको अपने ब्राउजर पे जाना है और ब्राउजर पे जाके टाइप करना है edutap.in। अब जैसे ही edutap.in सर्च करेंगे आप हमारे लैंडिंग पेज पे आ जाएंगे और नीचे स्क्रॉल करेंगे, ये दिखेंगे आपको सारे यहाँ पे हमारे कोर्सेज। तो सेकंड टैब है आपका यूपीएससी ईपीएफओ कोर्सेज, ये इस पर क्लिक कीजिए और नीचे स्क्रॉल करिए, आपको सारे के सारे कोर्सेज यहाँ दिख जाएंगे। ये इंडिविजुअल कोर्सेज है गाइस, इंडस्ट्रियल रिलेशन, लेबर लॉज का, अकाउंटेंसी का। ये रिकॉर्डेड क्रैश कोर्स आपके पास अवेलेबल है। ये है गाइस टेस्ट सीरीज, ठीक है, जिसमें हम 87% डिस्काउंट ऑफर कर रहे हैं। द कूपन कोड इज EPFO87। तो और आप स्पेशल सब्जेक्ट का कोर्स भी देख सकते हो। अगर आपको पूरी तैयारी करनी है तो मास्टर कोर्स भी है आपके लिए, और आप अपने डेमो क्लासेस भी देख सकते हो। नीचे आओगे यहाँ पे आपको आपके डेमो क्लासेस दिख जाएंगी, गवर्नेंस एंड कॉन्स्टिट्यूशन की, क्वांट्स की, सोशल सिक्योरिटी, अकाउंटेंसी। यहाँ से आप अपने सारे डेमो लेक्चर्स भी देख सकते हो एंड यू कैन नो अबाउट व्हाट यू आर बीइंग ऑफर्ड हेयर। तो कम जॉइन अस, स्ट्रीमलाइन योर प्रिपरेशन एंड मेक योर जर्नी प्रोडक्टिव एंड फ्रूटफुल फॉर योरसेल्फ। चलिए गाइस, तो शुरू करते हैं अपने आज का सेशन। तो एक एक करके हम अलग अलग तरह के क्वेश्चन प्रैक्टिस करने वाले हैं। तो हर क्वेश्चन के लिए आपको 40 सेकंड्स मिलेंगे और आपको अपने आंसर को नोट करते रहना है गाइस, ठीक है? आप ट्रैक करते रहो कितने क्वेश्चन आपके ठीक हुए, कितने गलत हुए, और एंड में मुझे फाइनली बताना है आपने इस वीडियो के कमेंट सेक्शन में कि आपके कितने क्वेश्चन ठीक हुए और कितने गलत हुए। तो पहला क्वेश्चन है गाइस आपके सामने, वन वर्ड सब्सटीट्यूशन का। आपको एक सेंटेंस दिया हुआ है, हमें उसका बताना है कि क्या सब्सटीट्यूट बनता है। तो क्वेश्चन है, द डेलिब्रेट एक्ट ऑफ गिविंग अप अ थ्रोन, राइट, पावर और क्लेम, मतलब गद्दी छोड़ना, अपनी जगह छोड़ने को क्या बोलते हैं? एब्डिकेशन, आर्बिट्रेशन, रेनोवेशन, रेपरेशन। रेपरेशन होता है जब कोई नुकसान होता है उसके उसके उसमें जो कीमत चुकाई जाती है उसको रेपरेशन बोलते हैं। रेनोवेशन जब कुछ टूट जाता है उसको ठीक कराना। आर्बिट्रेशन मतलब दो कॉन्फ्लिक्टिंग पार्टीज के बीच में आर्बिट्रेट करना, बिचौलिया बनना। लेकिन एब्डिकेट करना होता है आपका अपनी गद्दी छोड़ देना या अपनी पावर थ्रोन छोड़ देना। सो द क्लियर आंसर इज ऑप्शन नंबर ए, एब्डिकेशन। चलिए गाइस, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके सामने, अ मेडिसिन दैट इंड्यूसेस स्लीप, एक दवाई जिससे नींद आती है लेके, क्या बोलते हैं उसको? एनर्जेसिक, एंटीबायोटिक, सपोरिफिक या एंटीसेप्टिक? यस गाइस, आई थिंक एंटीसेप्टिक और एंटीबायोटिक तो आप सबने ज़रूर सुने होंगे लाइफ में, राइट? तो गाइस, एनर्जेसिक या सपोरिफिक? यस गाइस, क्या बनना चाहिए? अब आई थिंक आपने एनेस्थीसिया सुना है गाइस, आपने एक वर्ड एनेस्थीसिया। तो एनेस्थीसिया होता है गाइस आपका जिससे आपको मतलब आप नींद में चले जाते हो, और एनर्जेसिक होता है गाइस जिससे अब एनर्जेसिक आपका जो वर्ड होता है गाइस जिससे दर्द कम होता है। अब हमको लग जरूर रहा होगा कि एनर्जेसिक इज द राइट वर्ड, बट एनर्जेसिक होता है गाइस विच रिड्यूसेस पेन, ठीक है, जिससे पेन कम होता है, उसको एनर्जेसिक बोलते हैं। एनेस्थीसिया अलग वर्ड होता है, एनेस्थीसिया आपको बेहोश करने के लिए होता है, ठीक है। एंटीबायोटिक जिससे कोई चीज़ में मतलब जर्म्स ना पैदा हो, एंटीसेप्टिक जैसे सेप्टिक ना हो। लेकिन सपोरिफिक होता है गाइस जिससे नींद आती है, विच इंड्यूसेस स्लीप। सो यहाँ पे करेक्ट आंसर है आपका सपोरिफिक। सो एनर्जेसिक विच रिड्यूसेस पेन, एंटीबायोटिक एंटीसेप्टिक जिससे कोई चीज़ जहाँ पे फंगस या वायरस नहीं आता, और सपोरिफिक होता है जिससे नींद आती है। सो करेक्ट आंसर इज ऑप्शन नंबर सी, सपोरिफिक। चलिए थर्ड क्वेश्चन, द साइंस ऑफ डिजीज आउटब्रेक्स अफेक्टिंग लार्ज पॉपुलेशंस, कि उस साइंस को क्या बोलते हैं जिससे
जब बड़ी महामारियां फैलती हैं उसको जो स्टडी करते हैं, एपिडेमियोलॉजी, एंटोमोलॉजी, एस्ट्रोलॉजी और साइकोलॉजी। आई थिंक साइकोलॉजी तो आई थिंक क्या होता है, साइकोलॉजी इज स्टडी ऑफ ब्रेन एंड इट्स फंक्शंस, राइट। आपका जो एस्ट्रोलॉजी होता है गाइस, एस्ट्रोलॉजी इज बेसिकली जो हाथ देखते हैं, एस्ट्रोलॉजी करते हैं, राइट। एंटोमोलॉजी होता है गाइस स्टडी ऑफ इंसेक्ट्स, ठीक है। लेकिन एपिडेमी से होता है गाइस जो महामारी, तो एपिडेमियोलॉजी होता है जो महामारियों की स्टडी करता है। तो करेक्ट आंसर इज ऑप्शन नंबर ए, एंटोमोलॉजी इज स्टडी ऑफ इंसेक्ट्स, ठीक है। साइकोलॉजी हमें पता होगा, स्टडी ऑफ ब्रेन, ठीक है। एस्ट्रोलॉजी जो अपना हाथ देखते हैं, रेखाएं देखते हैं, उसको एस्ट्रोलॉजी बोलते हैं। और एपिडेमियोलॉजी होता है गाइस आपका आप जो महामारियों को स्टडी करते हैं। तो ऑप्शन ए इज योर करेक्ट आंसर। नेक्स्ट, द आर्ट ऑफ अफेक्टिव स्पीकिंग और राइटिंग, कि अच्छे से बोलना या अच्छे से लिखने की आर्ट को क्या बोलते हैं? रिटोरिक, फिलोलॉजी, कैलीग्राफी या पैथोलॉजी? गाइस पैथोलॉजी होता है स्टडी ऑफ जर्म्स, ठीक है। कैलीग्राफी होता है सुंदर हैंडराइटिंग लिखना। रिटोरिक होता है जब आप कोई बात को घुमा फिरा के मतलब इस तरह से रखते हो सामने वाले को कि सुनने में उसको मतलब समझ आए। लेकिन रिटोरिक मतलब बेसिकली क्या होता है गाइस, इस तरह से किसी बात को रखना कि सामने वाला सुन के स्तब्ध रह जाए, मतलब उसको पढ़ के जैसे हम बोलते हैं ना कि रिटोरिक कंफ्यूज हो जाता है। मतलब रिटोरिक ऐसी चीज़ है, रिटोरिकल क्वेश्चन सुने आपने जिसका आंसर होता भी है और नहीं भी होता है, राइट। तो अगर मैं आपसे बोलूँ, जैसे मैं बोलता हूँ कि भूख ना लगने पे भूख के बारे में सोचना कैसा लगता है, कैसा आंसर है? जब भूख ही नहीं लग रही तो सोचेंगे क्या, राइट। तो रिटोरिकल ये होता है, दिस इज रिटोरिक। लेकिन फिलोलॉजी इज द स्टडी ऑफ अफेक्टिव स्पीकिंग और अफेक्टिव राइटिंग। सो रिटोरिक इज योर राइटिंग समथिंग, लेकिन फिलोलॉजी इज बेसिकली द स्टडी ऑफ लैंग्वेज एंड लिटरेचर। तो कैलीग्राफी तो हमें पता है सुंदर हैंड राइटिंग होता है गाइस। एक बार रिटोरिक का मतलब देखें, एक बार रिटोरिक को एग्जैक्टली बोलते हैं स्टडी ऑफ टेक्निक ऑफ रूल्स ऑफ यूजिंग लैंग्वेज इफेक्टिवली, नहीं। सो सही कह रहे हैं गाइस, फिलोलॉजी इज स्टडी ऑफ लैंग्वेजेस, सही कह रहे हो, ठीक है। तो वो स्टडी की बात नहीं कर रहा है यहाँ पे, वो बात कर रहा है कि आर्ट ऑफ इफेक्टिव स्पीकिंग, मतलब ऐसी बात करना जो सामने वाले को मतलब वो कर दे, इम्प्रेस कर दे। सो दैट इज कॉल्ड रिटोरिक। सो रिटोरिक इज द राइट आंसर, ऑप्शन ए। नेक्स्ट, अ शॉर्ट अम्यूजिंग एंड इंटरेस्टिंग स्टोरी अबाउट अ रियल इंसिडेंट। सो क्या बोलते हैं? फेबल, मिथ, बायोग्राफी एंड एनेक्डोट। फेबल होता है कोई मनगढ़ंत कहानी, मिथ होता है भ्रम, ठीक है, भ्रमित जो करती है मतलब मनगढ़ंत कहानियाँ, बायोग्राफी किसी की ज़िंदगी की कहानी। लेकिन एनेक्डोट होता है कोई ऐसी इंटरेस्टिंग स्टोरी जो रियलिटी पे बेस्ड होती है। एनेक्डोट उसको बोलते हैं, जैसे हम कोई इंटरेस्टिंग किस्सा सुनाते हैं, पता है एक बार बचपन में क्या हुआ, ऐसा हुआ ऐसा हुआ, या पता है मैं वहाँ गया था, वहाँ ऐसे मैंने ये देखा। तो दिस इज एनेक्डोट, अ शॉर्ट अम्यूजिंग एंड इंटरेस्टिंग स्टोरी अबाउट अ रियल इंसिडेंट, दैट्स कॉल्ड एनेक्डोट। सो ऑप्शन ए इज योर करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन गाइस, अ स्पीच और पीस ऑफ राइटिंग दैट प्रेजेस समवन हाईली, जो किसी की बहुत तारीफ करता है। यूलोजी, क्रिटिक, सटायर या सरमन? गाइस सटायर होता है किसी का मजाक उड़ाना, ठीक है। किसी का जब हम किसी पे जब हम व्यंग्य कसते हैं उसको हम बोलते हैं सटायर। क्रिटिक होता है क्रिटिसाइज करना किसी को, ठीक है। सरमन होता है किसी रिलीजियस नेचर की बात करना, जैसे हम कोई भगवान के ऊपर जब हम कुछ बात भाषण देते हैं या भगवान के ऊपर कुछ बातें करते हैं, वो सरमन होता है। लेकिन यूलोजी होता है किसी की तारीफ में की गई स्पीच। सो यूलोजी इज टू प्रेज समवन हाईली, उसको यूलोजी बोलते हैं, ठीक है। चले गए, नेक्स्ट है द फियर ऑफ कन्फाइंड स्पेसेस, कि छोटे एरिया में बंद होने के डर को क्या बोलते हैं? क्लॉस्ट्रोफोबिया, अगोराफोबिया, एक्रोफोबिया या हाइड्रोफोबिया? हाइड्रो होता है पानी का डर, अगोराफोबिया होता है नए लोगों से आई थिंक मिलने का डर, एक्रोफोबिया इफ आई एम नॉट रॉन्ग हाइट का डर, एंड क्लॉस्ट्रोफोबिया होता है गाइस बंद कमरों में कहीं बंद हो जाने का डर, मतलब छोटी जगह पे, जैसे लिफ्ट में आपको डर लगता है कुछ लोगों को, मतलब घुटन होती है कि यार ये कहीं बंद ना हो जाए, तो वो क्लॉस्ट्रोफोबिया होता है। सो ऑप्शन ए इज योर करेक्ट आंसर। नेक्स्ट, वन हु कंपाइल्स अ डिक्शनरी, डिक्शनरी को कंपाइल करने वाले को क्या बोलते हैं गाइस? लेक्सिकोग्राफर, कार्टोग्राफर, कोरियोग्राफर या बिब्लियोग्राफर? ठीक है, हाँ जी। तो अब देखो, बिब्लियोग्राफर जो बुक्स को कंपाइल करता है, कोरियोग्राफर जो डांस कंपाइल करता है, कार्टोग्राफर जो मैप बनाता है, लेकिन लेक्सिकोग्राफर होता है जो डिक्शनरीज बनाता है। तो समवन हु कंपाइल्स डिक्शनरी इज लेक्सिकोग्राफर, ठीक है।
चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, स्पीच डिलीवर्ड विदाउट प्रेपरेशन, बिना प्रेपरेशन के स्पीच डिलीवर जो की जाती है उसको क्या बोलते हैं? एक्सटेम्पोर, एलोक्वेंट, वर्बोस या रिटोरिक? रिटोरिक अभी हमने पढ़ा, आर्ट ऑफ इफेक्टिव स्पीकिंग को बोलते हैं रिटोरिक। वर्बोस होता है बहुत लंबी चौड़ी घुमा फिरा के बातें करना, खींच के मतलब लंबी बातें करना, मतलब बहुत इलाबोरेटिव वे में बात करना। एलोक्वेंट होता है बहुत ही अच्छे से बात करना, मतलब बहुत ही सोफिस्टिकेटेड मैनर में बहुत अच्छी स्पीच देना। लेकिन एक्सटेम्पोर होता है गाइस, जो बिना प्रेपरेशन के जो स्पीच दी जाती है उसको बोला जाता है एक्सटेम्पोर। ये हमने शायद पिछले लेक्चर में भी किया था ये वर्ड, इफ आई एम नॉट रॉन्ग। तो क्या बोलते हैं उसको? एक्सटेम्पोर। ठीक है। नेक्स्ट, मर्डर ऑफ अ किंग और अ क्वीन, तो किसी राजा या रानी के मर्डर को क्या बोलते हैं? आपके ऑप्शन है रेजिसाइड, जीनोसाइड, होमिसाइड या सुइसाइड। देखो सुइसाइड होता है खुद को मारना, होमिसाइड किसी दूसरे इंसान को मारना, जीनोसाइड एक जैसे बहुत सारे एक कम्युनिटी के लोगों को मार देना, दैट्स जेनोसाइड। और रेजिसाइड होता है अपने राजा या रानी का को मारना। सो करेक्ट आंसर इज रेजिसाइड है। तो ऑप्शन ए रेजिसाइड इज मर्डर ऑफ अ किंग और अ क्वीन। चले गए, अब नेक्स्ट टाइप ऑफ क्वेश्चन पे चलते हैं। अगले हमें क्वेश्चन दिए हैं ईडियम्स एंड फ्रेजेस के। तो आपको एक ईडियम दिया हुआ है और उसका हमें सही मीनिंग बताना है। चलिए गाइस, अच्छे ईडियम्स हैं, प्रैक्टिस करने में मजा आएगा। तो चूज द मोस्ट अप्रोप्रिएट मीनिंग ऑफ द ईडियम। ड्रॉ अ ब्लैंक, ड्रॉ अ ब्लैंक के उसने ऑप्शन दिए हैं, टू स्केच समथिंग, टू फेल टू रिमेंबर और फाइंड समथिंग, टू विन अ लॉटरी या टू कंप्लीट अ ड्राइंग। यस गाइस, टू ड्रॉ ब्लैंक का मतलब होता है कि कुछ याद ना रहना, कुछ समझना, कुछ सूझना, कुछ ना सूझना मतलब। तो जब कुछ समझ में नहीं आ रहा क्या करें, कुछ सूझ नहीं रहा, कुछ याद नहीं आ रहा क्या करना है, उसको बोलते हैं टू ड्रॉ अ ब्लैंक। सो टू फेल टू रिमेंबर और टू फाइंड समथिंग, मतलब कुछ ना ढूंढ पाना ना कोई चीज़ समझ पाना, उसको बोलते हैं, ये याद रख पाने को बोलते हैं टू ड्रॉ ब्लैंक। मतलब कहते हैं ना ब्लैंक हो गया मैं। सो टू ड्रॉ ब्लैंक मतलब कुछ याद ना रहना, कि सुबह उठा मुझे कुछ याद ही नहीं था, तो सो आई ड्रू अ ब्लैंक। ठीक है, या आई कुड नॉट फाइंड एनीथिंग। ठीक है, तो दैट्स कॉल्ड टू ड्रॉ अ ब्लैंक। तो ऑप्शन बी इज योर करेक्ट आंसर। नेक्स्ट, नेक्स्ट ईडियम है गाइस हमारे पास, स्टील समवंस थंडर। तो गाइस टू स्टील समवंस थंडर को क्या बोलते हैं? टू टेक क्रेडिट फॉर समवन एल्सेस अचीवमेंट, टू मेक लाउड नॉइस, टू रॉब समवन या टू क्रिएट अ स्टॉर्म। टू स्टील समवंस थंडर, तो स्टील समवंस थंडर का मतलब बेसिकली क्या होता है गाइस? देखो, टू क्रिएट अ स्टॉर्म मतलब बवाल मचा देना, टू रॉब समवन किसी को लूट लेना, टू मेक लाउड नॉइज मतलब जोर जोर से आवाज चीखना चिल्लाना। लेकिन टू स्टील समवंस थंडर मतलब किसी और का क्रेडिट ले लेना या चुरा लेना। किसी और ने काम किया, आप जाके बोल दो कि सर, जैसे मैनेजर नहीं करते हैं कंपनियों में कि करते काम एम्प्लॉयज़ हैं, और जाके प्रोजेक्ट का ख़त्म होते ही जाके बॉस के सामने खड़े हो जाएंगे चौड़े होकर, सर प्रोजेक्ट कर दिया है हमने, पूरा टाइम से पहले कर दिया हमारी टीम ने और मैंने मिलके, मैंने बहुत ज़ोर लगाया इसमें, मेरी एम्प्लॉयज़ को मैंने रोज़ पुश किया और मैंने हेल्प की सबकी, तो मेरा प्रोजेक्ट पूरा है। तो यू आर स्टीलिंग समवंस थंडर, मतलब टू टेक क्रेडिट फॉर समवन एल्सेस अचीवमेंट, दैट्स कॉल्ड टू स्टील समवंस थंडर। नेक्स्ट ईडियम है थ्रो इन द टावल। थ्रो इन द टावल का मतलब क्या होता है? टू डू लॉन्ड्री, टू एडमिट डिफीट एंड गिव अप, टू थ्रो समथिंग अवे या टू क्लीन अप। अब ये बॉक्सिंग में अगर आप देखते हो गए, तो ये बॉक्सिंग में ये चीज़ होती है, अगर एक बॉक्सर मान लो बहुत कमज़ोर है, मार खाए जा रहा है, नॉकडाउन हुए जा रहा है, ठीक है, बार बार, तो उसको बार बार काउंटिंग देनी पड़ रही है, वो चोट भी लग गई है, तो क्या करते हैं कोचेस, जब उनको लगता है कि भाई सामने वाला ओपोनेंट बहुत ही स्ट्रांग है हमारे अपने प्लेयर से, तो वो टावल फेंक देते हैं रिंग में कि भाई हमने गिव अप कर दिया। सो टावल, टू थ्रो इन द टावल का मतलब क्या होता है? टू एडमिट डिफीट एंड गिव अप, तो अपनी हार मान लेना। तो मतलब जब हम बॉक्सिंग रिंग में टावल फेंक देते हैं मतलब हार मान ली जाती है। तो टू एडमिट डिफीट एंड गिव अप इज द राइट आंसर, ऑप्शन बी इज द करेक्ट चॉइस। नेक्स्ट, टू कट द मस्टर्ड। कट द मस्टर्ड का मतलब क्या होता है गाइस? टू प्रिपेयर फूड, टू मीट द रिक्वायर्ड स्टैंडर्ड, टू यूज अ नाइफ और टू फेल एट समथिंग। हाँ जी गाइस, टू कट द मस्टर्ड मतलब क्या होता है? टू मीट द रिक्वायर्ड स्टैंडर्ड, कि जितना आपको, जैसे स्टैंडर्ड आपको मतलब करने थे वो अचीव करना। सो टू मीट द रिक्वायर्ड स्टैंडर्ड को बोलते हैं टू कट द मस्टर्ड। मतलब मस्टर्ड देखा, छोटे छोटे फूल होते हैं सरसों के, अब सरसों को भी अगर आप काट दोगे तो मतलब आपने बहुत ही बारीकी से काम किया है, मतलब बड़े अच्छे स्टैंडर्ड आपने मीट किए हैं। सो व्हेन यू आर कटिंग द मस्टर्ड यू आर मीटिंग द स्टैंडर्ड, सो दैट इज टू कट द मस्टर्ड। सो ऑप्शन बी इज योर करेक्ट आंसर। चलिए नेक्स्ट, नेक्स्ट आपका इडियम है टू बाक अप द रॉन्ग ट्री। टू बाक अप द रॉन्ग ट्री का मतलब क्या होता है गाइस? किसी गलत पेड़ पे
मतलब भौंकना, जैसे हम बोलते हैं ना कि गलत आदमी के ऊपर इल्ज़ाम लगाना है, गलत आदमी को किसी बात के ऊपर डांट देना. सो टू क्लाइम इनकरेक्टली, टू परस्यू अ मिस्टेकन कोर्स ऑफ एक्शन, टू मेक अ डॉग बार्क, टू चूज रॉन्ग प्लांट्स, नहीं. सो टू परस्यू अ मिस्टेकन कोर्स ऑफ एक्शन, टू बार्क अप द रॉन्ग ट्री, मतलब गलत किसी को मतलब ऐसे ही बोलते हैं, यूर बार्किंग अप द रॉन्ग ट्री, मतलब तुम गलत गलत उस पर बोल रहे हो या तुम कुछ गलत कर रहे हो, ये ठीक नहीं है. तो टू परस्यू मिस्टेकन कोर्स ऑफ एक्शन इज कॉल्ड टू बार्क अप द रॉन्ग ट्री, मतलब गलत जगह पे गलत काम करना. अब ट्री पे बार्क करोगे तो एंड वो भी गलत पे, जिस पे नहीं करना उस पे, तो यू आर डूइंग समथिंग रॉन्ग, यू आर डूइंग समथिंग, यू आर मेकिंग अ मिस्टेक. सो ऑप्शन बी इज योर करेक्ट आंसर. नेक्स्ट, लेट द स्लीपिंग डॉग्स लाई. ठीक है, लेट द स्लीपिंग डॉग्स लाई, इसको उसने ऑप्शन दिया टू अलाउ पेट्स टू रेस्ट, टू अवॉइड इंटरफियरिंग इन ए सिचुएशन दैट माइट कॉज ट्रबल, टू टेल लाइज, या टू बी लेजी. सो गाइस, जो हम बोलते हैं ना हिंदी में गड़े मुर्दे ना उखाड़ना. सो गड़े मुर्दे क्यों उखाड़ने हैं, कि मतलब जो जो हो गया है उसको रहने दो, उसको दोबारा, मतलब किसी घाव को दोबारा हरा ना करना. तो गड़े मुर्दे ना उखाड़ना. सो टू लेट द स्लीपिंग डॉग्स लाई, मतलब जो कुत्ते सो रहे हैं, लेटे हैं, उनको लेटे रहने देना, उनको क्यों गुस्सा दिलवाना. सो टू अवॉइड इंटरफेयरिंग इन ए सिचुएशन दैट माइट कॉज ट्रबल, तो ऐसे काम क्यों करने हैं जहाँ पे आपको मुश्किल हो. सो लेट द स्लीपिंग डॉग्स लाई. ठीक है, तो मतलब क्यों बेफालतू में कोई मुश्किल मोल लेनी है, तो मुश्किल मोल लेना. ठीक है, तो दैट्स लेट द स्लीपिंग डॉग्स लाई. नेक्स्ट, चूज द मोस्ट अप्रोप्रिएट मीनिंग ऑफ टू गो द एक्स्ट्रा माइल. गो द एक्स्ट्रा माइल का मतलब क्या होता है गाइस? टू ट्रेवल फार, टू मेक स्पेशल एफर्ट बियॉन्ड व्हाट इज रिक्वायर्ड, टू एक्सरसाइज मोर, टू वेस्ट टाइम. सो गो द एक्स्ट्रा माइल का मतलब क्या होता है गाइस? जितना रिक्वायर्ड है उससे ज़्यादा काम करके देना, उससे एक्स्ट्रा काम कुछ करना. मतलब जैसे हम बोलते हैं ना कि टू मीट द रिक्वायरमेंट्स ऑफ द कंपनी आई हैड टू गो द एक्स्ट्रा माइल, कि मतलब मुझे एक्स्ट्रा एफर्ट डालना पड़ा. तो टू मेक स्पेशल एफर्ट बियॉन्ड व्हाट इज रिक्वायर्ड, तो क्या होता है टू गो द एक्स्ट्रा माइल, कि ऐसा काम करना जो रिक्वायर्ड से ज़्यादा हो, मतलब जितना आपको करना है उससे ज़्यादा आपको एफर्ट डालना पड़े, दैट इज टू मेक स्पेशल एफर्ट बियॉन्ड व्हाट इज रिक्वायर्ड, सो टू गो द एक्स्ट्रा माइल. Next question, guys. Choose the most appropriate meaning of jump on the bandwagon. Jump on the bandwagon का मतलब क्या होता है guys? To play music, to join a popular trend or activity, to board a vehicle, या to celebrate something. तो टू जंप द बैंड वैगन, बैंड वैगन होता है जो मतलब सीटी बजाती हुई जो रेलगाड़ी जा रही होती है शोर करती हुई, तो लोग जब उस पर चढ़ जाते हैं तो वो भी शोर मचाने लग जाते हैं. तो मतलब जो ट्रेंड में है उसी ट्रेंड को फॉलो करना, उसको बोलते हैं टू जंप ऑन द बैंड वैगन. ठीक है, सो टू जंप ऑन द बैंड वैगन मतलब टू ज्वाइन अ पॉपुलर ट्रेंड और टू ज्वाइन अ पॉपुलर एक्टिविटी. मतलब जो ट्रेंड चल रहा है या जो फैशन में आजकल, जैसे देखा ना, जो फैशन में आती है, लूज पैंट्स आ गई, लूज पहन ली, टाइट पैंट्स आ गई, टाइट पहन ली, नई तरह के शूज़ आ गए, वो ले लिए, तो यू आर ज्वाइनिंग द बैंड वैगन. मतलब बेसिकली यू आर ज्वाइनिंग अ पॉपुलर ट्रेंड और यू आर ज्वाइनिंग अ पॉपुलर एक्टिविटी. तो दैट्स कॉल्ड टू जंप ऑन द बैंड वैगन. चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, टू चूज द मोस्ट अप्रोप्रिएट मीनिंग ऑफ बाइट ऑफ मोर देन यू कैन चू, कि जितना मतलब उतने पैर पसारिए जितनी होवे चादर उतने पैर पसारे. तो ये बोलते हैं ना कि भाई उतना ही बाइट करो जितना आप चबा पाओ, नहीं तो फिर ना मज़ा आएगा और मुंह भरा रहेगा, गिरता खराब होता रहेगा. सो जितना आपके एबिलिटी है उतना ही करना. तो उसने ऑप्शन दिए टू ईट टू मच, टू टेक ऑन मोर रिस्पॉन्सिबिलिटी देन वन कैन हैंडल, यस, टू बी ग्रीडी, नहीं, टू हर्ट योर सेल्फ, नहीं. सो टू बाइट ऑफ मोर देन यू कैन चू का मतलब क्या होता है? भाई जितना आप चबा पाओ, जितना आप निभा पाओ उतना ही काम लो, उससे ज़्यादा नहीं. सो अगर आप उससे ज़्यादा लोगे तो यू आर बाइटिंग ऑफ मोर देन यू कैन चू. सो टू टेक ऑन मोर रिस्पॉन्सिबिलिटी देन you can handle, that's called to bite off more than you can chew. Next guys, choose the most appropriate meaning of the ball is in your court. तो बॉल इज इन योर कोर्ट का मतलब अब आपके पाले में है, मतलब आपका टाइम है डिसीजन लेने का. जैसे होता है ना कि भाई हमने तो कर दिया, अब आपकी बारी है करने की. सो टू प्ले स्पोर्ट्स, नहीं, इट्स योर टर्न टू मेक अ डिसीजन और टेक एक्शन, यस. टू ओन अ बॉल, नहीं. टू ऑर्गेनाइज अ गेम, नहीं. सो बॉल इज इन योर कोर्ट, जैसे हम बोलते हैं टेनिस में नहीं होता है, जैसे एक बार इधर से मारते हैं फिर एक बार उधर से मारते हैं. तो जैसे मैंने मार दिया शॉट, अब बॉल आपके पाले में, आपको देखना है आपने क्या करना है. उसको धीरे मारना है, तेज़ मारना है, पीछे मारना है, आगे लेफ्ट राइट कहाँ क्या करना है. तो उससे एक ईडियम बनता है टू बॉल इज इन योर कोर्ट, मतलब अब आपकी बारी है एक्शन लेने की, मैंने जो करना था हम मैंने कर दिया. तो उसको बोलते हैं टू द बॉल टू बी टू द बॉल इज इन योर कोर्ट, सो इट इज़ योर टर्न टू मेक अ डिसीजन और टू टेक एक्शन, उसको बोलते हैं द बॉल इज इन योर कोर्ट. तो ये कुछ थे गाइज हमारे ईडियम्स.
अब हम अपने नेक्स्ट टाइप ऑफ क्वेश्चंस पे चलते हैं। चलिए, अब हमें अच्छा 20 क्वेश्चन अब हमें मिले हैं एरर डिटेक्शन के ऊपर। तो हमें बताना है कि इसमें सेंटेंस में किस पार्ट में एरर है। तो पहला क्वेश्चन है आपके सामने एरर स्पॉटिंग का। ईच ऑफ द पार्टिसिपेंट्स हैज सबमिटेड देयर रिपोर्ट्स। हाँ जी गाइस, तो ये इसमें गलती बतानी है। ईच ऑफ द पार्टिसिपेंट्स हैज सबमिटेड देयर रिपोर्ट्स। तो इसमें गलती कहाँ है गाइस? मुझे तो गलती दिख रही है। देखो, ये जो वर्ड्स होते हैं ईच, एवरी वन, एवरीबडी, समवन, समबडी, नो वन, नोबडी, एनी वन, एनीबडी, वन, एनी, एवरी, ये जो वर्ड्स होते हैं ये हमेशा क्या करते हैं? ये हमेशा सिंगुलर वर्ब लेते हैं और सिंगुलर ही प्रोनाउन, कॉरस्पॉन्डिंग प्रोनाउन लेते हैं। तो वर्ब तो सिंगुलर है यहाँ पर, लेकिन गलती कहाँ थी? ईच ऑफ द पार्टिसिपेंट्स के साथ क्या आना चाहिए? हैज सबमिटेड देयर रिपोर्ट्स या हैज सबमिटेड हिज और हर रिपोर्ट्स। तो जब हम सिंगुलर की बात करते हैं तो हम प्लूरल प्रोनाउन यूज नहीं करते। हमें यहाँ पे क्या होता है? सिंगुलर ही प्रोनाउन यूज करना होता है। तो यहाँ पे क्या आएगा? ईच ऑफ द पार्टिसिपेंट्स हैज सबमिटेड हिज स्लैश हर रिपोर्ट्स, नॉट देयर रिपोर्ट्स। तो ऑप्शन डी इज योर करेक्ट आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन गाइस। द जूरी वर डिवाइडेड इन इट्स ओपिनियन। यस गाइस, कहाँ पर गलती है? अब ऐसे ऐसे क्वेश्चन ना आपको एग्जाम में आ जाते हैं। देखो, वैसे जूरी एक एक कलेक्टिव नाउन है, इसमें हमें सिंगुलर वर्ब यूज करनी चाहिए, राइट? आप सोच रहे हो कि सर जूरी के साथ वर नहीं क्या आना चाहिए? वॉज। लेकिन अब ध्यान से सुनना गाइस, यहाँ पे वर बिल्कुल ठीक है। क्यों? क्योंकि जब हम कलेक्टिव नाउन के अगर मेंबर्स इंडिविजुअली या अलग अलग डिवाइड हो जाते हैं, अलग अलग काम करने लग जाते हैं सेपरेटली, तो उनको प्लूरल की तरह भी ट्रीट किया जाता है। जैसे माई फैमिली आर क्वारलिंग अमंग देमसेल्व्स, कि मेरे परिवार वाले आपस में बहस कर रहे हैं। द एम्प्लॉयज आर शाउटिंग एट ईच अदर, वो एक दूसरे पर जैसे एम्प्लॉयज आर तो ठीक है, लेकिन द स्टाफ आर शाउटिंग एट ईच अदर। द ऑडियंस वर थ्रोइंग बॉटल्स एट ईच अदर। तो जब वो आपस में अलग अलग काम करने लग जाए इंडिविजुअली सेपरेटली, तब वो प्लूरल ट्रीट किए जाते हैं। तो यहाँ पे गलती थी। द जूरी वर डिवाइडेड, डिवाइडेड हो गया ना, अलग अलग हो गए। तो इन इट्स ओपिनियन या इन देयर ओपिनियन, के जूरी के जो मेंबर्स थे वो अपने अपने ओपिनियन में बट गए थे। तो यहाँ पे इन इट्स ओपिनियन नहीं, क्या आएगा? इन देयर ओपिनियन। तो ऑप्शन डी वॉज योर करेक्ट आंसर। ठीक है, तो ऑनेस्टली करते चलना गाइस, काउंट करते चलना आपके कितने ठीक हो रहे हैं, कितने गलत हो रहे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन गाइस, द न्यूज आर ऑथेंटिक एंड वेरीफाइड। यस गाइस, कहाँ गलती है इसमें? द न्यूज आर ऑथेंटिक एंड वेरीफाइड। हाँ जी गाइस, अब न्यूज़ एक ऐसा वर्ड है जो हमें कभी कभी कंफ्यूज कर देता है कि मैं प्लूरल हूँ, लेकिन न्यूज़ हमेशा क्या होते हैं गाइस? सिंगुलर होते हैं। तो ये कुछ ऐसे वर्ड्स होते हैं जो दिखने में प्लूरल जैसे लगते हैं, क्योंकि इनके एंड, इनके पीछे एस होता है, लेकिन बावजूद उसके ये सिंगुलर रहते हैं। जैसे न्यूज़, इनिंग्स, ऐसे ऐसे वर्ड्स याद रखना गाइस, ऐसे ऐसे वर्ड एग्जाम में आ जाते हैं। इनिंग्स एक सिंगुलर वर्ड होता है, एक पारी को बोलते हैं इनिंग्स। फर्स्ट इनिंग्स इज गोइंग ऑन, सेकंड इनिंग्स इज अबाउट टू स्टार्ट। पॉलिटिक्स, न्यूज, इनिंग्स। तो हमने कर लिया समन्स। समन्स वो होता है जो कोर्ट से एक नोटिस ऑर्डर, एक जो नोटिस आ जाता है ना, कोर्ट नोटिस इशू करता है, उस एक नोटिस को समन्स बोलते हैं। समन्स प्लूरल नहीं होता, सिंगुलर होता है। द समन्स इज इशूड अगेंस्ट यू, तो अ समन्स इज इशूड। तो इनिंग्स, पॉलिटिक्स, समन्स। फिर आपके जो सब्जेक्ट्स के नाम होते हैं गाइस, इकोनॉमिक्स, पॉलिटिक्स, ठीक है, इकोनॉमिक्स, पॉलिटिक्स, ह्यूमैनिटीज, एथिक्स, सिविक्स, ये जो वर्ड्स होते हैं ना, इनमें एस तो लगा होता है, लेकिन बावजूद इसके ये सिंगुलर रहते हैं। ओलंपिक्स, एथलेटिक्स, ठीक है, दीज आर सिंगुलर वर्ड, याद रखना। तो ये ऐसे वर्ड्स हैं, इनके एंड में आपको एस तो लगा मिलता है, लेकिन बावजूद उसके ये सिंगुलर होते हैं। ठीक है, तो इनिंग्स, पॉलिटिक्स, समन्स, न्यूज़, इकोनॉमिक्स, मैथमेटिक्स, स्टेटिस्टिक्स, लॉजिस्टिक्स, राइट? स्टेटिस्टिक्स ये जो सब्जेक्ट हम पढ़ते हैं, या लॉजिस्टिक्स जो चीज़ों को, सामान को इधर से उधर भेजने की जो वो होती है, ट्रांसपोर्टेशन, उसको हम क्या बोलते हैं? लॉजिस्टिक्स। एरोबिक्स, जिम्नास्टिक्स, एथलेटिक्स। और कुछ डिजीज़ के नाम होते हैं जैसे मीजल्स, ट्यूबरकुलोसिस, डायबिटीज़, इनमें एस होगा, लेकिन बावजूद उसके ये सिंगुलर रहते हैं। तो ये वर्ड्स नोट डाउन कर लेना। दे सीम दीज वर्ड्स, दे लुक प्लूरल, बट देर एक्चुअली सिंगुलर। तो क्या होना चाहिए था? द न्यूज़ आर नहीं, द न्यूज़ इज ऑथेंटिक एंड वेरीफाइड। सो ऑप्शन सी इज योर करेक्ट आंसर। चले गए नेक्स्ट क्वेश्चन। द कमेटी हैव गेव देयर रिकमेंडेशंस।
हाँ जी गाइस, द कमेटी हैव गेव देयर रिकमेंडेशंस, कमेटी मेंबर्स की तरह बात कर रहा है वो, कि उन्होंने अपनी अपनी रिकमेंडेशंस दे दी हैं। लेकिन गाइस, द कमेटी हैव गेव या द कमेटी हैव गिवन, अब हैव के साथ हम कौन सी फॉर्म यूज करते हैं वर्ब की? थर्ड फॉर्म यूज करते हैं। सो द कमेटी हैव गिव या हैव गिवन देयर रिकमेंडेशंस, तो यहाँ पे गिव की जगह क्या आएगा? गिवन। अब आप सोच रहे हो कि सर कमेटी सिंगुलर नहीं है यहाँ पे, तो अब देखो वैसे सिंगुलर है, लेकिन जब वो इंडिविजुअली काम करने लग जाएं, अपनी अपनी रिकमेंडेशंस देने लग जाएं, रिकमेंडेशंस हैं, ठीक है, तो हमें क्या करना पड़ेगा? उसको हमें उसको प्लूरल ट्रीट करना पड़ेगा। सो द कमेटी हैव के साथ वर्ब थर्ड फॉर्म में होनी चाहिए, हैव गिवन देयर रिकमेंडेशंस, इसलिए ऑप्शन सी इज योर करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन गाइस, शी इज वन ऑफ द बेस्ट डांसर इन द ग्रुप। हाँ जी गाइस, बताइए कहाँ गलती है इसमें? शी इज वन ऑफ द बेस्ट डांसर इन द ग्रुप। अब गाइस ये चीज़ मैंने आपको बहुत बार अपने उसमें समझाई है, याद रखना वन ऑफ द के बाद, वन ऑफ द के बाद जो नाउन आता है वो हमेशा प्लूरल रहता है। क्यों? क्यों प्लूरल रहता है? क्योंकि हम वन ऑफ द का मतलब क्या होता है? उनमें से एक। तो ग्रुप में और भी डांसर्स हैं, और उनमें से बेस्ट, मतलब वन ऑफ द बेस्ट डांसर कौन है? तो वन ऑफ द के बाद जो नाउन आता है ना गाइस, इसको हमेशा प्लूरल रखा जाता है। तो हम क्या बोलते हैं? वन ऑफ माई फ्रेंड बोलते हैं, वन ऑफ माई फ्रेंड्स, मेरे दोस्तों में से एक दोस्त। वन ऑफ माई कॉलीग या वन ऑफ माई कॉलीग्स, one of my colleagues, one of my friends, one of my roommates, one of my partners. India is one of the fastest growing economy बोलते हो, या इंडिया इज वन ऑफ द फास्टेस्ट ग्रोइंग इकोनॉमीज बोलते हो? क्या होता है? इंडिया इज वन ऑफ द फास्टेस्ट ग्रोइंग इकोनॉमीज ऑफ द वर्ल्ड। और भी इकोनॉमीज ग्रो कर रही हैं, और इंडिया उनमें से एक है, हम ये कह रहे हैं। तो उनमें से एक होने की बात होती है वन ऑफ द। तो याद रखना वन ऑफ द के बाद जो नाउन आता है वो हमेशा प्लूरल रहता है। तो शी इज़ वन ऑफ द बेस्ट डांसर नहीं, शी इज़ वन ऑफ द बेस्ट डांसर्स इन द ग्रुप। और भी डांसर्स हैं, उनमें से एक ये है। शी इज़ वन ऑफ द बेस्ट ऑफ, शी इज़ वन ऑफ द बेस्ट डांसर्स इन द ग्रुप। ठीक है, तो ऑप्शन सी इज योर करेक्ट आंसर। Next question, guys. The principal as well as the teachers is attending the seminar. Yes, guys. The principal as well as the teachers is attending. अब देखना गाइज मैंने आपको क्या समझाया, 1+1 करने की एबिलिटी किसके पास होती है? सिर्फ एंड के पास। एंड के अलावा और कोई भी कंजंक्शन आ रहा है तो याद रखना ये जो दूसरा नाउन होता है ये सब्जेक्ट नहीं होता। सब्जेक्ट सिर्फ कौन होता है? प्रिंसिपल। सो द प्रिंसिपल एज वेल एज टीचर, सब्जेक्ट सिर्फ कौन है यहाँ पर? प्रिंसिपल। टीचर सब्जेक्ट नहीं है। ठीक है, टीचर सब्जेक्ट कब बन सकता था? अगर यहाँ पे एंड होता तो। एंड के अलावा और कोई भी कंजंक्शन, अलोंग विद, एज वेल एज, टुगेदर विद, बिसाइड्स, कुछ भी हो, चाहे एंड के अलावा कोई भी कंजंक्शन दो सब्जेक्ट नहीं बना सकता। तो यहाँ पे सब्जेक्ट सिर्फ प्रिंसिपल था, और प्रिंसिपल के इज बिल्कुल ठीक, प्रिंसिपल के लिए इज बिल्कुल ठीक था। तो नो इम्प्रूवमेंट इज नीडेड है, सेंटेंस बिल्कुल ठीक है। सो द प्रिंसिपल एज वेल एज द टीचर्स इज अटेंडिंग द सेमिनार, द सेंटेंस इज एब्सोल्युटली करेक्ट। ठीक है, अब उसने अच्छा क्या दिया? इसकी जगह आर आना चाहिए, वर आना चाहिए, हैज आना चाहिए, नहीं। द प्रिंसिपल हैज अटेंडेड द सेमिनार, नहीं, आई थिंक नो इम्प्रूवमेंट इज अटेंडिंग द सेमिनार, तो आई थिंक ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। अब हैज़ अटेंडेड कि भाई जो हो चुका है, अब उसमें हम ये नहीं बोलते ना कि टीचर, फिर हम क्या बोलते हैं कि द प्रिंसिपल हैज़ अटेंडेड द सेमिनार अलॉन्ग विद द टीचर्स, या एज वेल एज द टीचर्स, फिर हम एंड में लगाते हैं उसको, अगर हैज़ अटेंडेड होता तो। लेकिन द प्रिंसिपल एज वेल एज द टीचर्स इज अटेंडिंग द सेमिनार, सेंटेंस इज एब्सोल्युटली करेक्ट एज इट इज। तो ऑप्शन ए, नो इम्प्रूवमेंट, इज योर आंसर। Next, no sooner the ceremony began when the chief guest arrived. ये बड़े टिपिकल क्वेश्चन होते हैं गाइज एडवर्ब के। हम जी याद रखना गाइज आज के बाद, हार्डली, बेयरली या स्केर्सली अगर आपको सेंटेंस में मिलता है, हार्डली, बेयरली या स्केर्सली, तो याद रखना इनका पेयर बनता है हमेशा किसके साथ? व्हेन के साथ। मतलब जो अगला क्लॉज होगा वो किससे स्टार्ट होगा? व्हेन से। और नो सूनर से याद रखना गाइस, सूनर कंपैरेटिव डिग्री है ना, नो सूनर का पेयर बनता है किसके साथ? दैन के साथ। THAN वाला, EN वाला नहीं, AN वाला। तो यहाँ पे यही गलती थी, नो सूनर के साथ व्हेन नहीं, क्या होना चाहिए था? दैन। तो व्हेन की जगह दैन द चीफ गेस्ट अराइव्ड, ये रहा, ऑप्शन डी इज योर करेक्ट आंसर। Next question, guys. The process will be completed by the end of month.
हाँ जी गाइज, अब एंड ऑफ मंथ को मुझे तो गलती समझ आ रही है यहाँ पे। द प्रोसेस विल बी कंप्लीटेड बाय द एंड ऑफ मंथ, एंड ऑफ द मंथ, एंड्स ऑफ मंथ या नो इम्प्रूवमेंट। तो वही जगह तो जब हम स्पेसिफिक प्रोसेस की बात कर रहे हैं, द प्रोसेस, सो द प्रोसेस विल बी कंप्लीटेड बाय द एंड ऑफ द मंथ, स्पेसिफिक मंथ के, इस मंथ के एंड तक ये प्रोसेस पूरा हो जाएगा। सो द प्रोसेस विल बी कंप्लीटेड बाय द एंड ऑफ द मंथ होता है, तो बाय एंड द एंड ऑफ द मंथ आएगा यहाँ पर। स्पेसिफिक प्रोसेस की बात हो रही है, स्पेसिफिक एंड की बात हो रही है, तो मंथ भी स्पेसिफिक होना जरूरी है, तो ऑप्शन बी इज योर करेक्ट आंसर। चलिए नेक्स्ट, इफ आई वॉज द प्राइम मिनिस्टर आई वुड इम्प्रूव एजुकेशन, कि अगर मैं प्राइम मिनिस्टर होता तो मैं एजुकेशन को इम्प्रूव कर देता। ठीक है, तो क्या आना चाहिए, क्या गलती है यहाँ पे गाइस? अब ये कंडीशनल सेंटेंसेस का रूल है। हाइपोथेटिकल जब हम वो करते हैं ना, हाइपोथेटिकल रिजेम्बलेंस, अगर मैं प्राइम मिनिस्टर होता तो, अगर होता तो, इमेजिन कर रहा हूँ, हाइपोथेटिकल बात है, तो हाइपोथेटिकल सेंटेंसेस में एक ही हेल्पिंग वर्ब यूज की जाती है और वो होती है वर। इफ आई वर अ बिलियनियर, इफ आई वर इनविजिबल, इफ आई वर द प्राइम मिनिस्टर, इफ आई वर यू, या इफ आई वर इन योर सिचुएशन, अगर मैं आपकी सिचुएशन में होता, तो यहाँ पे क्या लगता है हमेशा? वर। तो इफ आई वर the prime minister I would improve education, that's the correct answer. Next question guys, he denied to accept the offer। हाँ जी गाइज, अब ये एडवांस वर्ब का एक टॉपिक है। डिनाई एक ऐसी वर्ब है गाइज, अब जिसने प्रॉपर पूरे चैप्टर्स पढ़े हैं उसको पता होगा कि हाँ जी, एक होता है इन्फिनेटिव और एक होता है जेरेंड। इन्फिनेटिव वो क्या होते हैं? जब हम टू प्लस वी वन यूज करते हैं, जैसे आई वॉन्ट टू गो होम, आई वॉन्ट टू गो होम, ये टू गो जो है ना, ये है इन्फिनेटिव। लेकिन जब हम आईएनजी फॉर्म यूज करते हैं जिसको बोला जाता है जेरेंट। ठीक है, जैसे आई मिस टॉकिंग टू माई फ्रेंड्स, तो आई मिस टॉकिंग टू माई फ्रेंड्स का मतलब क्या है? आई मिस टू टॉक टू नहीं, आई मिस टू टॉक नहीं, आई मिस टॉकिंग टू माई फ्रेंड्स। तो डिनाई एक ऐसी वर्ब है जो अपने बाद जेरेंट लेती है। जेरेंट मतलब वर्ब की आईएनजी फॉर्म। So he denied to accept the offer. He denied accepting the offer. So correct answer is he denied accepting the offer. कि उसने ऑफर एक्सेप्ट करने से मना कर दिया, तो डिनाइड टू एक्सेप्ट नहीं, ही डिनाइड एक्सेप्टिंग होगा। डिनाई के बाद हम जेरेंड यूज करते हैं। जिसने पढ़ा होगा ये चैप्टर उसको ये समझ आ गया होगा कि यहाँ पे क्या गलती थी। जिसने नहीं पढ़ा उसके लिए मुश्किल होती है इन्फिनेटिव और जेरेंट्स क्या होते हैं, तो इनको पढ़ के जाना एग्जाम के लिए। चलिए गाइस, नेक्स्ट क्वेश्चन, द टीचर डिड नॉट एक्सप्लेन द टॉपिक क्लियरली। अब हम ये गलती बहुत बार मैं देखता हूँ स्टूडेंट्स कर रहे होते हैं, डिड के बाद क्या कर रहे हैं? वर्ब की सेकंड फॉर्म लगा रहे होते हैं या थर्ड फॉर्म लगा रहे होते हैं। जब हमने डू का डिड कर दिया, सेकंड फॉर्म लगा दी डिड की, तो उसके बाद क्या दोबारा फिर एक्सप्लेन की सेकंड फॉर्म एक्सप्लेन लगानी पड़ेगी? नो। तो गाइस डू याद रखना, डू, डज या डिड कभी भी आ जाए सेंटेंस में, इसके बाद जो वर्ब आती है ना, वो हमेशा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में रहती है, हमेशा। हमेशा याद रखना, ये हमेशा के लिए बता रहा हूँ, और कोई फॉर्म यूज नहीं हो सकती। सो द टीचर डिड नॉट एक्सप्लेन नहीं, द टीचर डिड नॉट एक्सप्लेन द टॉपिक क्लियरली, सो डिड नॉट एक्सप्लेन इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, तो द टीचर डिड नॉट एक्सप्लेन द टॉपिक क्लियरली, तो यहाँ पे डिड के बाद क्या आएगा? वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। नेक्स्ट क्वेश्चन, द टीम आर प्रिपेयरिंग फॉर द फाइनल्स। अब देखो, जब ये कलेक्टिवली काम कर रहे हैं, अब हम ये नहीं बोल सकते द टीम आर प्रिपेयरिंग, क्या होगा? द टीम इज प्रिपेयरिंग फॉर द फाइनल्स। तो यहाँ पे आर की जगह क्या होना चाहिए था? इज। जब ये कलेक्टिवली काम करेंगे तो क्या आएगा? इज। तो द टीम इज प्रिपेयरिंग फॉर द फाइनल्स, सो ऑप्शन सी इज योर करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन गाइस, नीदर ऑफ द ऑप्शंस आर करेक्ट। यस गाइस, कहाँ गलती है इसमें बता सकते हो? नीदर ऑफ द ऑप्शंस आर करेक्ट, कि दोनों में से कोई भी ऑप्शन ठीक नहीं है। ठीक है, हम ये नहीं कह रहे दोनों ऑप्शन ठीक नहीं है। अब नीदर का मतलब दोनों नहीं होता, ये समझना। आइदर और नीदर का मतलब क्या होता है? आइदर मतलब दोनों में से कोई एक, और नीदर का मतलब होता है दोनों में से कोई एक भी नहीं। तो दोनों में से कोई एक भी नहीं, हम अभी इंडिविजुअली बात कर रहे हैं सिंगुलर की तरह। तो यहाँ पे गलती क्या है? आइदर और नीदर के साथ जब ये अकेले आते हैं, मतलब और नॉर के बिना आते हैं, तो इनके साथ वर्ब याद रखना हमेशा क्या रखी जाती है? सिंगुलर। सो नीदर ऑफ द ऑप्शंस आर करेक्ट नहीं, नीदर ऑफ द ऑप्शंस इज करेक्ट इज द करेक्ट आंसर। तो इसमें क्या रहेगा? इज करेक्ट। ठीक है, नॉट आर करेक्ट।
चलिए गाइज, अब ये सोच रहे हो सर नीदर को बोथ नहीं कर सकते हम, बोथ ऑफ द ऑप्शंस आर करेक्ट। आप ऐसे चेंज नहीं करना, आपने आपने गलती ढूंढनी है इसमें क्या है। तो लेफ्ट टू राइट पढ़ते हुए सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग वर्ब यूज़ होती है, वर्ब के अकॉर्डिंग सब्जेक्ट नहीं होता। तो इसको ध्यान रखना इन चीज़ों को, लेफ्ट टू राइट पढ़ते हुए जो लेफ्ट है उसको पहले हम मानते हैं, फिर राइट वाला उसके अकॉर्डेंस में होना चाहिए, ये होता है रूल। तो वर्ब हैज़ टू बी इन अकॉर्डेंस विद द सब्जेक्ट, सो नीदर ऑफ द ऑप्शंस इज करेक्ट। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, शी हैज़ विजिटेड पेरिस लास्ट समर। हाँ जी, शी हैज़ विजिटेड पेरिस लास्ट समर, क्या गलती है गाइस इसमें? लेकिन ये टेंस का क्वेश्चन है। लास्ट समर का मतलब हम पिछले साल की बात कर रहे हैं, और हैज़ का मतलब क्या है? हैज़ विजिटेड मतलब ये प्रेजेंट परफेक्ट में बन रहा है। क्या ये ठीक है कि इधर बात कर रहे हो पास्ट से, पास्ट की आप यहाँ लिख रहे हो आप प्रेजेंट में? नो, शी हैज़ विजिटेड नहीं, शी विजिटेड पेरिस लास्ट समर। तो इसमें क्या आना चाहिए? शी विजिटेड पेरिस, नॉट हैज़ विजिटेड। शी विजिटेड पेरिस लास्ट समर, कि वो पिछले साल पेरिस गई थी। तो हैज़ विजिटेड की जगह क्या आएगा? सिर्फ विजिटेड। नेक्स्ट क्वेश्चन गाइस, द इन्फॉर्मेशन यू गेव आर इनकरेक्ट, कि जो इन्फॉर्मेशन आपने दी है वो गलत है, इनकरेक्ट है। सो द इन्फॉर्मेशन, अब इन्फॉर्मेशन गाइस कैसा वर्ड है? सिंगुलर वर्ड है, ये हमेशा सिंगुलर वर्ब लेता है। सो द इन्फॉर्मेशन यू गेव आर इनकरेक्ट नहीं, इज इनकरेक्ट। तो यहाँ पे आर की जगह क्या होना चाहिए था? इज। सो द इन्फॉर्मेशन यू गेव इज इनकरेक्ट। इन्फॉर्मेशन कभी प्लूरल नहीं होता गाइस, इन्फॉर्मेशन इन्फॉर्मेशन कभी नहीं होता। इन्फॉर्मेशन सारी की सारी जानकारी को इन्फॉर्मेशन बोलते हैं, कलेक्टिव नाउन है ये, अनकाउंटेबल नाउन है, तो इट ऑलवेज रिमेन्स सिंगुलर। तो द इंफॉर्मेशन यू गेव इज इनकरेक्ट। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, देयर इज मेनी प्रॉब्लम्स टू सॉल्व। देयर और हेयर में क्या होता है गाइस? इनसे ये कभी वर्ब डिसाइड नहीं करते, इनसे आगे चलो, जो आगे चल के पहला नाउन मिलता है ये डिसाइड करता है कि वर्ब क्या आती है। सो देयर इज मेनी प्रॉब्लम्स या देयर आर मेनी प्रॉब्लम्स। तो देयर इज की जगह क्या होना चाहिए था यहाँ पर? देयर आर मेनी प्रॉब्लम्स। ऑप्शन सी इज योर करेक्ट आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, ईच स्टूडेंट हैव टू सबमिट हिज और हर वर्क। यस गाइस, क्या आना चाहिए? अब ईच स्टूडेंट, ईच मैंने करवाया था थोड़ी देर पहले भी आपको, ये वर्ड जब भी आएंगे इनके साथ वर्ब भी सिंगुलर होगी और कोरस्पॉन्डिंग प्रोनाउन भी सिंगुलर होगा। अब इसमें प्रोनाउन तो उन्होंने ठीक दिया है हिज और हर, लेकिन गलती कहाँ पे हो गई? अब ईच स्टूडेंट हैव टू या हैज़ टू? प्रत्येक विद्यार्थी को, प्रत्येक स्टूडेंट को अपना अपना होमवर्क सबमिट कराना है। तो हैव टू नहीं, क्या आएगा यहाँ पे? हैज़ टू। ईच स्टूडेंट हैज़ टू सबमिट हिज और हर वर्क। तो हैव की जगह क्या होगा यहाँ पर? हैज़। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, द डेटा इज नॉट एक्यूरेट। यस गाइस, द डेटा इज नॉट एक्यूरेट, सुनने में ठीक लग रहा है ना कि डेटा इज तो ठीक है सर, डेटा सिंगुलर ही तो होता है। नहीं गाइस, आपको शायद मालूम नहीं, डेटा वर्ड जो है वो डेटम का प्लूरल होता है। डेटम इज वन पैकेट ऑफ इंफॉर्मेशन एंड मल्टीपल पैकेट्स ऑफ इंफॉर्मेशन को क्या बोलते हैं? डेटा। तो डेटा जो वर्ड होता है वो इंग्लिश में प्लूरल की तरह ट्रीट किया जाता है। सो द डेटा आर नॉट एक्यूरेट, तो यहाँ पे करेक्ट आंसर इज नहीं, आर है। तो ये देखना, ऐसी ऐसी गलतियां एग्जाम में बनती हैं, छोटी छोटी चीज़ें जो हमें कई बार हम नहीं में नहीं पता होती, उनको हमें ध्यान रखना होता है, ठीक है। ये जो यूएम एंडिंग वर्ड होते हैं ना, कोरिजेंडम, कोरिजेंडा, फिनोमिनन, फिनोमिना, सेनेटोरियम, सेनेटोरिया, ठीक है, क्रेमेटोरियम, क्रेमेटोरिया, डेटम, डेटा, मीडियम, मीडिया, मीडिया भी प्लूरल होता है, याद रखना गाइस। मीडिया इज़ ए प्लूरल वर्ड इन इंग्लिश, मतलब जो आपकी यूपीएससी में जो इंग्लिश यूज़ होते हैं इनके अकॉर्डिंग बता रहा हूँ। डेटा इज़ प्लूरल, मीडिया इज़ प्लूरल, मीडियम का प्लूरल होता है मीडिया, ठीक है। कोरिजेंडा, मेमोरेंडम का मेमोरेंडा, तो ये प्लूरल वर्ड ध्यान से पढ़ के जाना। एल्यूमिनस का एल्यूमिनाए, ठीक है। क्राइटेरियन का क्राइटेरिया, सिलेबस का सिलेबाए, ठीक है। फोकस का फोकाए, एक्सिस का एक्सिस, ए एक्स ई एस, ए एक्स आई एस का प्लूरल ए एक्स ई एस, एक्सिस। बेसिस का बेसिस, ई एस वाला, ठीक है। रेडियस का रेडियाए, लोकस का लोकाए, फोकस का फोकाए। तो ये कुछ ऐसे मैंने अपने कोर्स में करा रखे हैं स्टूडेंट्स को, ये ऐसे वर्ड्स हैं जो रोमन वर्ड्स होते हैं, जो रोमन लैंग्वेज से बोरो किए गए और इनका प्लूरल इनके अकॉर्डिंग, रोमन लैंग्वेज के अकॉर्डिंग ही बनता है। सो डेटम इज वन ऑफ दोज वर्ड्स, सो डेटम का प्लूरल डेटा, द डेटा आर नॉट एक्यूरेट। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, द मैनेजर अलॉन्ग विद हिज टीम, अलॉन्ग विद मतलब 1+1 नहीं हो रहा, तो इसका मतलब सब्जेक्ट सिर्फ कौन यहाँ पे है? मैनेजर। सो द मैनेजर अलॉन्ग विद हिज टीम आर अराइविंग टुडे,
नो, द मैनेजर अलॉन्ग विद हिज टीम इज अराइविंग टुडे, क्योंकि सब्जेक्ट सिर्फ मैनेजर है, टीम सब्जेक्ट नहीं है। यहाँ पे दो नाउन को सब्जेक्ट सिर्फ कौन बना सकता है? एंड अगर बीच में हो तो। एंड नहीं है, सेकंड नाउन को नहीं देखना, सिर्फ फर्स्ट नाउन को देख के वर्ब डिसाइड करनी है। तो आर अराइविंग की जगह इज अराइविंग। सो द मैनेजर अलॉन्ग विद हिज टीम इज अराइविंग टुडे होगा, ना कि आर अराइविंग टुडे। तो मैनेजर सिंगुलर है, आगे चाहे टीम कुछ भी हो, अलॉन्ग विद आ रहा है मतलब वो सब्जेक्ट नहीं है, तो इज अराइविंग टुडे। सो ऑप्शन डी इज योर करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन गाइस, एवरीबडी हैव फिनिश्ड द टेस्ट। सेम वही गलती जो थोड़ी देर पहले अभी बता के आया था। ये जो वर्ड्स हैं गाइस, ईच, एवरीवन, एवरीबडी, समवन, समबडी, नो वन, नोबडी, एनीवन, एनीबडी, वन, एनी एंड एवरी, ये 12 वर्ड्स दोबारा ध्यान से लिख लेना, बेशक सुन के एक बार वीडियो पॉज करके। ईच, एवरीवन, एवरीबडी, समवन, समबडी, नो वन, नोबडी, एनीवन, एनीबडी, वन, एनी एंड एवरी। याद रखना, अगर ये वर्ड सेंटेंस की स्टार्टिंग में आ जाएंगे ना, आंख बंद करके मान के चलना कि वर्ब क्या रहने वाली है? सिंगुलर। तो एवरीबडी हैव फिनिश नहीं, एवरीबडी हैज फिनिश्ड द टेस्ट। ठीक है, तो हर एक ने टेस्ट फिनिश कर लिया है। सो हैज आएगा हैव की जगह पे, बिकॉज हैव इज प्लूरल, सिंगुलर के लिए क्या आता है? हैज। तो ऑप्शन सी इज योर करेक्ट आंसर। चलेगा इस नेक्स्ट क्वेश्चन, फिल इन द ब्लैंक्स। ठीक है, अब आपको एक सेंटेंस दिया हुआ है जिसके बीच में एक ब्लैंक है, आपको बताना है यहाँ पे सही वर्ड क्या आना चाहिए। तो डिस्पाइट नेवर ट्रैवलिंग बिफोर शी डैश हर सेल्फ विद ग्रेस एंड कॉन्फिडेंस के, हालांकि उसने पहले कभी ट्रैवल नहीं किया था, लेकिन शी डैश हर सेल्फ, शी कंपोर्टेड हर सेल्फ, शी डिपोर्टेड हर सेल्फ, शी सपोर्टेड हर सेल्फ, शी कंपोर्ट हर सेल्फ। यस गाइज, अब सपोर्ट करने का मतलब तो हमें पता होगा, अपने आप को सपोर्ट करना। डिपोर्ट करना क्या होता है? अपने आप को मतलब अपने आप को नहीं, जब आपको कोई दब किसी इलीगल किसी दूसरे देश में जाते हो तो आपको वहां से निकाल दिया जाता है। ठीक है, तो लेकिन यहाँ पे सही वर्ड है कंपोर्ट। ठीक है, तो शो अ सर्टन टाइप ऑफ बिहेवियर। सो डिस्पाइट नेवर ट्रैवलिंग बिफोर शी कंपोर्ट, अब देखो ये प्रेजेंट में हो जाता है, हमें पास्ट की बात कर रहे हैं ना, तो हमें डिस्पाइट नेवर ट्रैवलिंग बिफोर शी कंपोर्टेड हर सेल्फ विद ग्रेस एंड कॉन्फिडेंस। तो कंपोर्टेड का मतलब क्या होता है? टू बिहेव इन अ सर्टन डिग्निटी, सर्टन सर्टन ऑनर, कि हालांकि उसने पहले कभी ट्रैवल नहीं किया था, लेकिन बड़े अच्छे से उसने अपने आप को कंपोज, ग्रेसफुली एंड कॉन्फिडेंटली अपने आप को कंपोज रखा, तो दैट इज कंपोर्टेड। राइट, सो ऑप्शन ए इज योर करेक्ट आंसर। नेक्स्ट, द नेगोशिएशंस रीच्ड एंड डैश विद नीदर साइड विलिंग टू कॉम्प्रोमाइज। जब दोनों साइड कॉम्प्रोमाइज नहीं करेंगे, मतलब दोनों में से कोई एक भी साइड कॉम्प्रोमाइज करने को तैयार नहीं है, तो द नेगोशिएशंस रीच्ड एंड इम्पास, इम्पल्स, इम्पेटस या इम्पाइनमेंट। यस गाइस, देखो इम्पास होता है क्रॉस रोड्स, मतलब जहाँ पे कोई रास्ता नहीं निकल रहा। ठीक है, तो उसको बोलते हैं इम्पास। इम्पल्स होता है गाइस जब हम बोलते हैं ना, जैसे इम्पल्स, इम्पल्सिव नेचर सुना है आपने? इम्पल्स जैसे एकदम से जो मन में आता है वही कर देते हैं, उसको बोलते हैं बड़ा इम्पल्सिव है। तो इम्पल्सिव इज समथिंग जो एकदम से अपने मन से जो किया जाए। इम्पेटस, जब किसी चीज़ को एकदम से जोर मिलता है, किसी को पुश मिलता है, तो पुश को बोलते हैं इम्पेटस। और इम्पाइनमेंट का मतलब होता है गाइस, इम्पाइनमेंट बेसिकली मीन्स टू एकदम से मतलब किसी से भिड़ जाना, या एकदम से किसी पे गुस्सा हो जाना, दैट इज इम्पाइनमेंट। लेकिन यहाँ पे करेक्ट आंसर इज इम्पास। इम्पास होता है क्रॉस रोड्स, मतलब चौराहे पे आ जाना, ऐसी जगह पे जहाँ से समझ ही नहीं आ रहा कि कहाँ जाएं, क्या करें। सो नेगोशिएशंस रीच्ड एन इम्पास, मतलब ऐसी जगह पे पहुँच गए जहाँ से अब कोई इसका सॉल्यूशन नहीं नज़र आ रहा। तो स्टॉपेज, इम्पास इज स्टॉपेज, जहाँ पे और मतलब रुकावट, ब्लॉकेज बोल लो, कि ऐसी जगह पे अटक गए कि अब इससे ना आगे जा सकते ना पीछे जा सकते। तो नेगोशिएशन रीच्ड एन इम्पास with neither side willing to compromise. Next, he spoke dash, ensuring every nuance was clearly conveyed. He spoke eloquently, evidently, efficiently या illicitly. illicitly होता है guys illegally, illicit behavior, illicit बोलते हैं ना। तो efficiently मतलब सही तरीके से, एविडेंटली मतलब एविडेंस के साथ, लेकिन एलोक्वेंटली मतलब होता है वेरी केयरफुली, वेरी कंपोज्ड, वेरी इन अ वेरी careful manner, in a very calculated manner. So he spoke eloquently, ensuring every nuance, matlab every small little doubt is clearly conveyed. Everything is clearly mentioned there. So everything is properly mentioned. That is speaking eloquently. So that is option A
eloquently is the correct answer. चले guys, next, the board's decision was dash by lack of reliable evidence. कि the board's decision was dash by lack of reliable evidence, reliable evidence होने की कमी की वजह से। तो क्या हुआ, कॉम्प्लिकेटेड हो गया, कॉम्प्रोमाइज्ड हो गया, corroborated हो गया, कॉम्प्लीमेंटेड हो गया। हाँ जी गाइज, अब कॉम्प्लीमेंट होता है किसी को सहारा देना, साथ दे देना, दैट इज कॉम्प्लीमेंट। corroborate होता है किसी की हाँ में हाँ भरना, या किसी की, जैसे बोलते हैं ना कि भाई किसी की कहानी को सच बताना, कि भाई उसने बोला कि मैं उसके साथ था, बोले वो तेरे साथ था, हाँ मेरे साथ था, दैट इज corroborate। कॉम्प्रोमाइज कर देना मतलब उसको ठीक ना पाना, और कॉम्प्लिकेट कर देना मतलब मुश्किल हो जाना। तो रिलायबल डिसीजन ना हो, सॉरी, रिलायबल एविडेंस ना होने की वजह से डिसीजन था was complicated या was compromised। अब आई थिंक करेक्ट आंसर इज compromised, के मतलब वो सही नहीं था क्योंकि रिलायबल एविडेंस की कमी थी। रिलायबल एविडेंस ना होने की वजह से डिसीजन कॉम्प्लिकेट नहीं होता, कॉम्प्लिकेट क्या होता है, कंफ्यूजिंग, लेकिन डिसीजन कॉम्प्रोमाइज हो गया मतलब डिसीजन पे नहीं पहुंचा गया, हम डिसाइसिव डिसीजन नहीं ले पाए, सो दैट इज कॉम्प्रोमाइज्ड। नेक्स्ट, हिज अप्रोच वाज मोर डैश देन एनालिटिकल, कि इससे एनालिटिकल से ज़्यादा उसकी अप्रोच क्या थी, इंट्यूटिव, इंट्रूसिव, इंट्रिकेट, या इंटीग्रल। इंटीग्रल होता है गाइस बहुत ज़रूरी हिस्सा, इंटीग्रल पार्ट। जैसे मैं बोलता, हम बोलते नहीं है कि जम्मू एंड कश्मीर इज़ एन इंटीग्रल पार्ट, वो हमारी इंटेग्रिटी का, हमारे ही पार्ट का हिस्सा है। तो जम्मू एंड कश्मीर इज़ एन इंटीग्रल पार्ट ऑफ इंडिया। इंट्रिकेट होता है जब बड़े कॉम्प्लेक्स तरीके से, इंट्रिकेट होता है जब एक दूसरा उलझा पुलझा होता है, ठीक है। इंट्रूसिव होता है जब आप किसी को मतलब इंट्रूड करते हो, किसी की बाउंड्री में बिना उसके परमिशन के घुस जाते हो, दैट इज इंट्रूसिव। लेकिन इंट्यूटिव होता है जैसा आपका सिक्स सेंस कहती है। तो एनालिटिकल होने के बजाय उसकी अप्रोच बड़ी इंट्यूटिव थी, कि वो एनालिटिकल तरीके से नहीं चल रहा था, एनालाइज कर करके, वो अपने मन से जो उसके मन कह रहा था वो कर रहा था। तो हिज अप्रोच वॉज मोर इंट्यूटिव दैन एनालिटिकल, सो इंट्यूटिव इज द करेक्ट आंसर। Next guys, the scientist provided a dash explanation that was easy to comprehend. तो समझने में easy थी, तो concise, verbose, ambiguous या erroneous। देखो erroneous होता है जिसमें गलतियां होती हैं, ambiguous जो confusing होता है, जो मतलब clear नहीं होता। तो फिर easy to comprehend कैसे होगा, वो verbose होता है जो बहुत ही detailed में लंबी चौड़ी घुमा फिरा के बात बोली जाती है, नहीं। concise होता है to the point, कि साइंटिस्ट ने ऐसी टू द पॉइंट एक्सप्लेनेशन दी, बिल्कुल साफ साफ, क्लियर, कंसाइज, के बड़े आराम से समझ आ गई। सो द साइंटिस्ट प्रोवाइडेड अ कंसाइज एक्सप्लेनेशन दैट वाज इजी टू कॉम्प्रीहेंड। ऑप्शन ए इज योर करेक्ट आंसर। चलिए नेक्स्ट, शी मेंटेन डैश डिस्पाइट ऑल द क्रिटिसिज्म, के क्रिटिसिज्म के बावजूद उसने क्या मेंटेन रखा, कंपोजर, कंफ्यूजन, कंट्रोवर्सी या कंपैशन। कंपैशन होता है किसी दूसरे की तरफ सांत्वना दिखाना, मतलब अच्छी भावना होना, ठीक है। सिंपथी, जिसको एम्पथी बोलते हैं, एम्पथी इज कंपैशन। कंट्रोवर्सी होता है जब कोई कंट्रोवर्सी हो जाती है, कोई मतलब ऐसी बात बोल दी जाती है जिससे आग भड़क जाए। कंफ्यूजन नहीं। कंपोजर होता है अपने आप को कंपोज्ड रखना, काम रखना, मतलब अपने आप को, कोई अपने इमोशंस को कंट्रोल में रखना, दैट्स कॉल्ड कंपोजर। तो शी मेंटेन्ड कंपोजर, उसने अपने आप को काम रखा, कंपोज्ड रखा, डिस्पाइट ऑल द क्रिटिसिज्म। सो ऑप्शन ए इज अगेन योर करेक्ट आंसर। चलिए नेक्स्ट, द इकोनॉमिक ग्रोथ कैन बी डैश बाय इन्फ्लेशन एंड अनएम्प्लॉयमेंट। इकोनॉमिक ग्रोथ को इन्फ्लेशन और अनएम्प्लॉयमेंट से क्या किया जा सकता है। इन्फ्लेशन ग्रोथ कैन बी हिंडर्ड बाय, हेल्प्ड बाय, इग्नोर्ड बाय, प्रमोटेड बाय। इन्फ्लेशन क्या होता है गाइस, जब कीमतें बढ़ जाती हैं। अनएम्प्लॉयमेंट जब बेरोजगारी बढ़ जाती है। तो बेरोजगारी और कीमतें बढ़ने से क्या होगा, इकोनॉमिक ग्रोथ प्रमोट होगी, नहीं। इग्नोर होगी, नहीं। हेल्प मिलेगी इकोनॉमिक ग्रोथ को, नहीं। रुकावट आएगी इकोनॉमिक ग्रोथ में, हिंडर्ड, ब्लॉकेड। तो ब्लॉक होगा मतलब उनको रुकावट, झटका लगेगा, रुकावट लगेगी। तो द इकोनॉमिक ग्रोथ कैन बी हिंडर्ड या हैम्पर्ड बाय, हैम्पर्ड भी बोलते हैं या हिंडर्ड भी बोलते हैं, बाय इन्फ्लेशन एंड अनएम्प्लॉयमेंट। तो हैम्पर या हिंडर मतलब रुकावट आ जाना। तो मैं एक और वर्ड लिख देता हूँ, बहुत बार आपको ये भी देखने को मिलेगा, हैम्पर्ड मतलब रुक जाना, दब जाना, या हिंडर्ड रुकावट आ जाना। तो हैम्पर्ड या हिंडर्ड। नेक्स्ट क्वेश्चन गाइस, द कंपनी डिसाइडेड टू डैश ऑपरेशंस ड्यू टू फाइनेंशियल लॉसेस, कि कंपनी ने फाइनेंशियल लॉसेस होने के कारण क्या किया, ऑपरेशंस को सीज कर दिया, इंक्रीज कर दिया, एक्सपैंड कर दिया, या इनोवेट कर दिया। इनोवेट करना मतलब कोई नई चीज़ लेके आना। अगर फाइनेंशियल लॉसेस है तो कोई नई चीज़ तो नहीं लाते। एक्सपैंड तो नहीं करोगे ऑपरेशंस को अगर नुकसान हो रखा है तो। इंक्रीज भी नहीं करोगे। सीज, सीज होता है स्टॉप करना, ठीक है। तो ऑपरेशंस को बंद कर दिया। तो सीज का, सीज फायर सुना है ना। अब देखना इस दो सीज होते हैं, उसमें बहुत कंफ्यूजन
प्रोनाउंसिएशन होती है बच्चों का, एक ये सीज होता है और एक ये सीज भी होता है, SEIZE। ठीक है, इन दोनों की प्रोनाउंसिएशन बिल्कुल सेम होती है। यानी इनको याद रखने का तरीका क्या है, ये जो सी वाला है ना, ऑपोजिट याद रखना। सी वाला है मतलब इसका मतलब होता है एस वाला स्टॉप, और ये जो एस वाला है ना, इसका मतलब होता है सी वाला कैच। तो ये उल्टा याद रखना, सी वाले का मतलब एस वाले से स्टॉप, और एस वाले सीज का मतलब सी से कैच, किसी को पकड़ लेना। जैसे द पुलिस सीज द टेररिस्ट, ठीक है, फ्रॉम डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द कंट्री। सीज मतलब उनको पकड़ा, तो पकड़ लेने को बोलते हैं सीज, एस वाला सीज नीचे वाला, और स्टॉप करना, रोक देने को बोलते हैं ऊपर वाला सीज, सीज सी वाला, CEASC। तो स्टॉप सीज फायर होता है जैसे। सो द कंपनी डिसाइडेड टू सीज ऑपरेशंस ड्यू टू फाइनेंशियल लॉसेस, तो यहाँ पे ए इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन गाइस, द न्यू पॉलिसी एम्स टू डैश एजुकेशनल अपॉर्चुनिटीज फॉर ऑल, कि जो नई पॉलिसी है वो सबके लिए एजुकेशनल अपॉर्चुनिटीज प्रोवाइड करना चाहती है, एनहांस करना चाहती है, डिमिनिश, डिमिनिश मतलब कम कर देना चाहती है एजुकेशनल अपॉर्चुनिटीज। नहीं, नई पॉलिसी है, एजुकेशनल अपॉर्चुनिटी लाएगी या बंद करेगी, नेग्लेक्ट करेगी नहीं, रिस्ट्रिक्ट करेगी नहीं, तीनों एलिमिनेट हो जाते हैं। तो एक ही ऑप्शन बचता है, द न्यू पॉलिसी एम्स टू एनहांस एजुकेशनल अपॉर्चुनिटीज फॉर ऑल, कि जो नई पॉलिसी है उसका काम क्या है, सभी के लिए एजुकेशनल अपॉर्चुनिटीज प्रोवाइड करवाना। ठीक है, सो दैट इज योर करेक्ट आंसर। चलिए गाइस, सो ऑप्शन ए इज द राइट चॉइस। आगे बढ़ते हैं गाइस, अब हमें नेक्स्ट टाइप ऑफ क्वेश्चन आए हैं रीअरेंजमेंट वाले, तो हमें सेंटेंसेस को रीअरेंज करना है। इनमें सबसे अच्छा तरीका होता है गाइस ऑप्शंस की हेल्प लेना। ठीक है, देखो कौन सा ऑप्शन फर्स्ट नहीं हो सकते, उनको काट दो, पहले एलिमिनेट कर दो। द कमेटी मेट यस्टरडे, अ डिसीजन वाज पोस्टपोन्ड, ऑल मेंबर्स एक्सप्रेस्ड कंसर्न, फाइनेंशियल कंस्ट्रेंट्स वर डिस्कस्ड। सो सबसे पहले क्या होना चाहिए, सबसे पहले कमेटी मिलेगी मेरे ख्याल से, तो दिस शुड बी द फर्स्ट स्टेटमेंट। अ डिसीजन वाज पोस्टपोन्ड, ऑल मेंबर्स एक्सप्रेस्ड कंसर्न, फाइनेंशियल कंस्ट्रेंट्स वर डिस्कस्ड। तो आई थिंक द कमेटी मेट यस्टरडे, उसके बाद क्या आना चाहिए, ऑल मेंबर्स एक्सप्रेस्ड कंसर्न, वन के बाद थ्री, फिर उसके बाद फाइनेंशियल कंस्ट्रेंट्स वर डिस्कस्ड एंड अ डिसीजन वाज पोस्टपोन्ड। तो आई थिंक इट शुड बी 1, 3, 4 एंड देन 2। सो 1, 3, 4 एंड 2 है, यस, ऑप्शन बी इज योर करेक्ट आंसर। So 1, 3, 4 and then last is a decision was postponed. So the committee met yesterday. All members expressed concern. Financial constraints were discussed and a decision was postponed. चलिए, एक्सप्रेस कंसर्न नहीं, आई थिंक फिर ये भी हो सकता है ना, एक्सप्रेस कंसर्न किस बारे में, देखने का एक बार। अगर हम इसको ऐसे बोले कि द कमेटी, अच्छा 1 से 3 ऑप्शन स्टार्ट हो रहे थे, फिर मुझे 2 ही लगे, मुझे लगा बी और डी हो रहा है, ये वाला मुझे ए पे ध्यान नहीं दिया। ये भी हो सकता है, द कमेटी मेट यस्टरडे, फाइनेंशियल कंस्ट्रेंट्स वर डिस्कस्ड, ऑल मेंबर्स एक्सप्रेस्ड कंसर्न अबाउट द फाइनेंशियल कंस्ट्रेंट्स, कंसर्न इसके बारे में होंगे ना, फाइनेंशियल कंस्ट्रेंट्स के, और अ डिसीजन वॉज पोस्टपोन्ड। तो आई थिंक इट शुड बी 1, 4, 3, 2। सो यस, ऑप्शन 1, 4, 3, 2, ऑप्शन ए इज योर बेटर आंसर। ठीक है, बी भी ठीक लग रहा था, लेकिन अब जब मैंने देखा ना कि ऑल मेंबर्स एक्सप्रेस्ड कंसर्न, किस बारे में कंसर्न, तो पहले का इससे फाइनेंशियल कंस्ट्रेंट्स की बात होगी, उसके बारे में कंसर्न दिखाएंगे वो। तो आई थिंक दैट शुड बी अ बेटर ऑप्शन। सो 1, 4, 3, 2 इज द राइट आंसर। चले गाइस, नेक्स्ट क्वेश्चन, द रिजल्ट्स वर अलार्मिंग, अ कॉम्प्रिहेंसिव स्टडी was conducted, scientists reviewed the data, the consequences were discussed. आई थिंक सेकंड से स्टार्ट होना चाहिए मेरे ख्याल से, कॉम्प्रिहेंसिव स्टडी वाज कंडक्टेड। सेकंड से कौन से ऑप्शन स्टार्ट हो रहे हैं, यही हो गए ये लो, यहीं से आपके सारे ऑप्शन देखो। द रिजल्ट्स वर अलार्मिंग से स्टार्ट तो नहीं हो सकता, साइंटिस्ट रिव्यूड द डेटा तो नहीं हो सकता, अ कॉम्प्रिहेंसिव स्टडी वाज कंडक्टेड, तो सेकंड से स्टार्ट होना चाहिए। उसके बाद आपका फिर सारे ऑप्शन एलिमिनेट हो जाते हैं, फिर उसके बाद क्या बचता है, थर्ड, साइंटिस्ट रिव्यूड द डेटा, फिर द रिजल्ट्स वर अलार्मिंग एंड द कॉन्सिक्वेंसेज वर डिस्कस्ड। सो ऑप्शन ए इज योर करेक्ट आंसर। तो 2, 3, 1, 4, दैट्स द राइट चॉइस। हाँ जी, नेक्स्ट क्वेश्चन, द शी प्रिपेयर्ड द रिपोर्ट, द डेटा वाज एनालाइज्ड, कंक्लूजन्स वर ड्रॉन, रिकमेंडेशंस वर मेड। आई थिंक मेरे को तो बिल्कुल सही सीक्वेंस में लग रहा है ये, कि सबसे पहले उसने रिपोर्ट बनाई, शी प्रिपेयर्ड द रिपोर्ट, फिर आना चाहिए द डेटा वाज एनालाइज्ड फ्रॉम द रिपोर्ट, कंक्लूजन्स वर ड्रॉन, और कंक्लूजन के बाद रिकमेंडेशंस वर मेड। सो इट शुड बी 1, 2,
3 4 है, यस ऑप्शन ए, ये देखो 1 2 3 4 बिल्कुल सही अरेंजमेंट था ये। तो 1 2 3 4 इज द करेक्ट आंसर। 1 के बाद 3, प्रिपेयर्ड द रिपोर्ट, कंक्लूजन्स वर मेड। फिर डेटा, कंक्लूजन बनाने के बाद डेटा थोड़ी एनालाइज होगा, पहले डेटा एनालाइज होगा फिर कंक्लूजन होंगे। सो 1 2 3 4 इज द राइट चॉइस। Next question, guys. The city was hit by floods. Rescue operations were launched. Many people were evacuated. Relief camps were set up. So the city was hit by floods. Many people were evacuated. Relief camps were set up. हाँ, तो आई थिंक सबसे पहला फर्स्ट ही होना चाहिए। द सिटी वॉज हिट बाय फ्लड्स। फिर उसके बाद होना चाहिए आपका 1 से कितने ऑप्शन बन रहे हैं आपके? 2 ही ऑप्शन है। 1 के बाद आप देखना 2 आना चाहिए, 3 आना चाहिए। द सिटी वॉज हिट बाय फ्लड्स, रेस्क्यू ऑपरेशंस वर लॉन्च, मैनी पीपल वर इवैक्यूएटेड, या मैंने रेस्क्यू, फिर उसके बाद नहीं, आई थिंक ये सही है बिल्कुल। द रेस्क्यू ऑपरेशंस होंगे लॉन्च, फिर उसके बाद लोगों को इवैक्यूएट किया जाएगा और रिलीफ कैंप सेटअप किए जाएंगे। सो 1 2 3 4 ऑप्शन ए इज योर करेक्ट चॉइस। Right, guys. The city was hit by floods. Many rescue operations were launched. Many people were evacuated. Evacuate मतलब उनको बचाया गया। तो पहले ऑपरेशन लॉन्च होंगे, फिर बचाएंगे उनको, और फिर रिलीफ कैंप सेटअप होंगे। तो 1 2 3 4 is the right choice. Next question, guys. The policy was implemented last year. It has improved health outcomes. The program targets rural areas, and funding was increased significantly. Okay. 1 3 से है कोई? हाँ, 1 3 4 2 यस। तो मेरे ख्याल से मुझे भी यही लग रहा था। फर्स्ट क्या होना चाहिए? पहले पॉलिसी इंप्लीमेंट होगी, पिछले साल पॉलिसी इंप्लीमेंट हुई थी। फिर द प्रोग्राम टारगेट्स रूरल एरियाज, के पॉलिसी में के जो प्रोग्राम है वो रूरल एरियाज को टारगेट करते हैं। फिर आना चाहिए फंडिंग वॉज इंक्रीज सिग्निफिकेंटली, और इट हैज़ इम्प्रूव्ड हेल्थ आउटकम्स। सो 1 3 4 2 इज द करेक्ट चॉइस। अब ये बोलना कि पॉलिसी वॉज इम्प्लीमेंटेड लास्ट ईयर, फिर फंडिंग वॉज इंक्रीज सिग्निफिकेंटली, द प्रोग्राम टारगेट्स रूरल एरियाज, फिर पहले फंडिंग बढ़ा के फिर टारगेट करेंगे, पहले टारगेट बढ़ा के फिर फंडिंग बढ़ाएंगे, और फिर इट हैज़ इम्प्रूव्ड हेल्थ आउटकम्स। सो तो आई थिंक ऑप्शन ए इज़ द बेटर चॉइस। चले गाइज, आप बताइएगा कमेंट सेक्शन में आपका क्या कहना है, आपकी क्या राय है इन क्वेश्चंस के बारे में। आपके क्या ऑप्शन, आपको कौन सा ऑप्शन ठीक लग रहा है और क्यों लग रहा है? ठीक है, मैंने तो अपने आंसर बता दिया आपको। चले गाइज, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। अब अपने को नेक्स्ट 15 क्वेश्चन है वॉइस और नरेशन पे। तो एक्टिव पैसिव वॉइस बतानी है हमें, और नरेशन बतानी है कि कौन सा सेंटेंस सही नरेटेड है या सही एक्टिव पैसिव वॉइस में काम कर रहा है। तो चलते हैं गाइज, देखते हैं। पहला क्वेश्चन है दे आर राइटिंग द रिपोर्ट। ठीक है, इनको कन्वर्ट करने का तरीका गाइस, जिसने अगर मेरे उसमें पढ़ा है एक्टिव पैसिव में, बड़ा सिंपल तरीका है। आपको बस टेंस देखना होता है और उसके अकॉर्डिंग चेंज हो जाता है आपका सेंटेंस। यूँ कहूँ, दे आर राइटिंग द रिपोर्ट, क्या बनेगा? द रिपोर्ट इज बीइंग रिटन बाय देम। तो देखो किस किस में इज बीइंग नहीं है, इसमें है वॉज रिटन नहीं आएगा, हैज़ बीन रिटन नहीं आएगा, इज रिटन भी नहीं आएगा। तीनों ऑप्शन एलिमिनेट हो गए। दिस इज योर आंसर। इतना टाइम लगना चाहिए इन क्वेश्चंस में, हार्डली 10 से 15 सेकंड का क्वेश्चन है ये। दे आर राइटिंग द रिपोर्ट इज बीइंग रिटन बाय देम। कैसे होता है ये? प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस में सेंटेंस एक्टिव है, आर राइटिंग कैसे चेंज होता है? इज आर बीइंग प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म। तो द रिपोर्ट इज बीइंग रिटन बाय देम, ऑप्शन ए इज योर करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन गाइस, अगर आपने किसी ने नहीं देखा है तो मैंने अभी ना अपने कुछ दिन पहले यूट्यूब चैनल पे हमारे एक्टिव पैसिव का एक सेशन लिया था। ठीक है, सर्च कर लो यूट्यूब पे एक बार एक्टिव पैसिव एडुटैप करके, एक्टिव पैसिव वॉइस एडुटैप कर यूट्यूब पे सर्च कर लेना अगर नहीं आता तो, और देख लेना। 1 घंटे में आप सारा एक्टिव पैसिव सीख जाओगे और कभी गलती नहीं होगी, ये भी गारंटी है। चलिए नेक्स्ट गाइस, अब नरेशन का क्वेश्चन है ही सेड आई एम गोइंग होम। ही सेड दैट, अब आई एम का प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस किस में जाता है? पास्ट कॉन्टिन्यूस में। ही वॉज गोइंग होम किस किस में? देखो ही वॉज नहीं है, ही वॉज गोइंग होम, ठीक है। ही इज गोइंग होम नहीं, ही इज गोइंग होम नहीं, ही इज गॉन होम नहीं, तीनों कट गए। ये रहा आपका आंसर। ये नरेटेड स्पीच की ट्रिक है। ठीक है, तो प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस किस में चेंज होता है? पास्ट कॉन्टिन्यूस में, जब इसको हम ओपन करते हैं। तो ही सेड आई एम गोइंग होम, ही सेड ही वॉज गोइंग होम, ऑप्शन ए इज योर करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन गाइज, प्लीज क्लोज द डोर शी सेड। ये इंपेरेटिव सेंटेंस है जिसमें हम कोई रिक्वेस्ट करते हैं या कोई ऑर्डर देते हैं या कोई एडवाइस देते हैं, कोई सजेशन देते हैं। तो प्लीज क्लोज द डोर क्या होता है इसमें? शी रिक्वेस्टेड टू लगा के जो सेंटेंस है उसको यूं कहीं डाल देते हैं। तो शी रिक्वेस्टेड टू क्लोज द डोर, शी रिक्वेस्टेड मी कहीं पे नहीं दिया हुआ सेंटेंस में, तो मी ऐड नहीं कर सकते हम। शी रिक्वेस्टेड दैट आई क्लोज द डोर, नो, शी रिक्वेस्टेड मी क्लोज द डोर, सेंटेंस ही गलत है। शी रिक्वेस्टेड टू क्लोज द डोर, तो शी सेड प्लीज क्लोज द डोर, शी रिक्वेस्टेड टू क्लोज द डोर। किसको रिक्वेस्ट किया ये मेंशन नहीं है, तो हम मी ऐड नहीं कर सकते इसमें, और दैट आता ही नहीं है जब हम इंपेरेटिव सेंटेंसेस को डायरेक्ट से इनडायरेक्ट में कन्वर्ट करते हैं। ठीक है,
तो शी रिक्वेस्टेड टू क्लोज द डोर, ऑप्शन ए इज योर करेक्ट आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन गाइस, दे विल कंप्लीट द वर्क टुमारो। दे विल कंप्लीट, ये एक्टिव सेंटेंस है, द वर्क विल बी कंप्लीटेड बाय देम। विल कंप्लीट का कैसे चेंज होता है, विल बी कंप्लीटेड। देखो किस किस में विल बी कंप्लीटेड नहीं है, इसमें है इज कंप्लीटेड नहीं, कंप्लीट्स नहीं, हैज बीन कंप्लीटेड नो, ऑप्शन ए इज योर करेक्ट चॉइस। शी विल कंप्लीट द वर्क टुमारो, द वर्क विल बी कंप्लीटेड बाय देम टुमारो। ठीक है, अब आप सोच रहे हो सर नेक्स्ट डे नहीं आएगा इसमें टुमारो की जगह पे, गाइस नेक्स्ट डे होता है डायरेक्ट इनडायरेक्ट स्पीच में, ये आपकी एक्टिव पैसिव वॉइस है। तो एक्टिव पैसिव वॉइस में टुमारो टुमारो ही रहता है, आपको सिर्फ टेंस चेंज करना होता है। तो दे विल कंप्लीट द वर्क विल बी कंप्लीटेड बाय देम टुमारो। तो ऑप्शन ए इज योर करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन गाइस, ही हैज़ बीन टीचिंग फॉर 10 ईयर्स, 10 साल से पढ़ा रहा है। ठीक है, ही हैज़ बीन टीचिंग फॉर 10 ईयर्स, he is taught for 10 years, he has taught for 10 years, he was teaching for 10 years या he taught for 10 years। हाँ जी गाइस, देखो he has been teaching for 10 years, ये प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस में है। इसको जब हम उल्टा चेंज करते हैं तो he has taught for 10 years ये बनता है। तो वो 10 साल पढ़ा चुका है, तो क्या बनेगा, he has taught for 10 years। ठीक है, और कोई he is taught होता ही नहीं है। he was teaching का has been teaching बन ही नहीं सकता। he taught for 10 years, ठीक है, वो पास्ट इंडेफिनिट को हम प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस में नहीं डाल सकते। ठीक है, प्रेजेंट परफेक्ट को प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस में चेंज किया जाता है। तो ही हैज़ बीन टीचिंग फॉर 10 ईयर्स या ही हैज़ टॉट फॉर 10 ईयर्स। ऑप्शन बी इज योर करेक्ट चॉइस। नेक्स्ट क्वेश्चन गाइस, शी सेड आई हैव फिनिश्ड माय वर्क। प्रेजेंट परफेक्ट है, प्रेजेंट परफेक्ट किस में चेंज होता है नरेशन में, पास्ट परफेक्ट में। तो आई हैव का शी हैड, तो देख लो किस किस में शी हैड फिनिश्ड नहीं है, शी हैज़ फिनिश्ड नहीं हो सकता, शी हैड फिनिश्ड यस, शी फिनिश्ड नो, शी फिनिशेस हो ही नहीं सकता। एक ही ऑप्शन बचा आपके पास। इतनी देर के क्वेश्चन है गाइस, अगर आपको सही कॉन्टेक्स्ट में आते हैं ना सॉल्व करने, तो इनका पूरा एक चार्ट होता है, इनके एरो सिस्टम होता है। कैसा एरो सिस्टम है कि एक्टिव पैसिव में ऊपर से नीचे वाले बोरो करते हैं, मतलब जो इनडेफिनिट है वो कॉन्टिन्यूस से बोरो करेगा, कॉन्टिन्यूस बीइंग लगाएगा, परफेक्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस से बोरो करेगा, और परफेक्ट कॉन्टिन्यूस चेंज नहीं होते। सिमिलरली डायरेक्ट इनडायरेक्ट में क्या होता है, आगे से पीछे, मतलब प्रेजेंट है वो पास्ट में चला जाएगा, पास्ट जो है वो एक छोड़ के नीचे आता है, और परफेक्ट जो फ्यूचर है वो किस में रहता है, सेम अपने खुद में ही रहता है, अपने नीचे शिफ्ट होता रहता है, उसको चेंज करने कुछ होता ही नहीं है। तो शी सेड आई हैव फिनिश्ड माय वर्क, शी सेड दैट शी हैड फिनिश्ड हर वर्क। ऑप्शन बी इज योर करेक्ट चॉइस। नेक्स्ट, दे सेड वी विल अटेंड द मीटिंग। अब वी विल का क्या होता है, हमें बस मोडाल चेंज करना होता है। विल का वुड, मे का माइट, कैन का कुड, और शैल का वुड। तो दे सेड वी विल अटेंड, दे सेड दे वुड अटेंड होगा, तो वुड देखो किस किस में नहीं है, दे विल नहीं, दे वुड यस, दे अटेंड नहीं, दे अटेंडेड नो, दे सेड दे वुड अटेंड द मीटिंग। तो दे सेड वी विल अटेंड द मीटिंग, दे सेड दे वुड अटेंड द मीटिंग। तो ऑप्शन बी इज योर करेक्ट चॉइस। तो गाइस इतनी देर के क्वेश्चंस हैं एक्टिव पैसिव और डायरेक्ट इनडायरेक्ट के, मतलब सेकंडों में सॉल्व होने वाले क्वेश्चंस होते हैं, अगर आपको सही कॉन्टेक्स्ट में एक्टिव पैसिव और सही कॉन्टेक्स्ट में डायरेक्ट इनडायरेक्ट स्पीच आता है तो। चलिए गाइस नेक्स्ट क्वेश्चन, द टीचर आस्क्ड व्हाई आर यू लेट। ठीक है, अब व्हाई आर यू लेट प्रेजेंट से किस में जाता है, पास्ट में। व्हाई यू वर लेट, अब देखो किस किस में वर नहीं है, आर नहीं हो सकता, वर यस, आर नहीं हो सकता, वर यस। द टीचर आस्क्ड व्हाई यू वर लेट, द टीचर आस्क्ड व्हाई वर यू लेट। अब देखना व्हाई यू वर लेट होना चाहिए या व्हाई वर यू लेट। अब देखो गाइस पहले जब उसने पूछा टीचर ने तब ये क्वेश्चन था, लेकिन जब मैं नरेट कर रहा हूँ अब ये क्वेश्चन नहीं है, तो व्हाई वर यू लेट, अब पहले हेल्पिंग वर्ब नहीं आएगी, पहले सब्जेक्ट आएगा। तो द टीचर आस्क्ड व्हाई यू वर लेट। ठीक है, वाई वर यू लेट नहीं, वाई यू वर लेट, क्योंकि जब हम इसको नरेट करते हैं तो अब ये क्वेश्चन नहीं बचा, अब ये एक नरेटेड स्पीच है। ठीक है, तो किसी की कही हुई बात को रिपीट किया जा रहा है, तो अब ये क्वेश्चन नहीं पूछ रहा मैं आपसे, मैं बता रहा हूँ कि टीचर ने मुझसे क्या पूछा कि मैं क्यों लेट आया था, लेकिन मैं आपसे क्वेश्चन नहीं पूछ रहा, मैं बता रहा हूँ आपको कि ये मुझसे पूछा गया था। सो द टीचर आस्क्ड व्हाई यू वर लेट। ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन गाइज, ही सेड डू नॉट ओपन द विंडो। इम्पेरेटिव सेंटेंस है, जब हम किसी को कोई ऑर्डर दे रहे हैं, कोई कमांड दे रहे हैं, तो ही टोल्ड मी नॉट टू, अब इसमें क्या करना होता है, डू नॉट का हम क्या करते हैं, नॉट टू। ही टोल्ड मी नॉट टू ओपन द, डोंट, ही टोल्ड मी डोंट ओपन, गलत। ही टोल्ड मी नॉट टू ओपन, यस। ही टोल्ड मी टू नॉट ओपन, टू नॉट नहीं, नॉट टू यूज किया जाता है। ठीक है, ही टोल्ड मी टू डोंट ओपन, गलत। ही टोल्ड मी नॉट टू ओपन द विंडो।
उसने मुझे कहा कि खिड़की नहीं खोलनी है। तो जब हम डू नॉट से करते हैं ना, उसको क्या बन जाता है, नॉट टू। डोंट डू दिस, नॉट टू डू दिस। डोंट शाउट, ही टोल्ड मी नॉट टू शाउट। तो ऑप्शन बी इज योर करेक्ट आंसर। चले गए नेक्स्ट क्वेश्चन। आई एम वर्किंग ऑन द प्रोजेक्ट, ही सेड। तो आई एम वर्किंग ऑन द प्रोजेक्ट जब इसको ओपन करेंगे तो ही वॉज आ जाएगा, पास्ट पास्ट कॉन्टिन्यूस में चला जाएगा। देखो किस किस में ही वॉज नहीं है, ही इज नहीं हो सकता। ही वॉज वर्किंग, यस ही वॉज वर्किंग, यस ही वर्क्स नहीं हो सकता। तो बी एंड सी बचे। ही सेड एंड ही सेज, ये डिफरेंस है। देखो गाइस, सेड का सेज नहीं बना सकते हम, सेड को सेड में रखना पड़ता है। तो ही सेड ही वॉज वर्किंग ऑन द प्रोजेक्ट। अगेन ऑप्शन बी इज योर करेक्ट आंसर। तो गाइस अगर आप इनको सही से एक्टिव पैसिव और डायरेक्ट इनडायरेक्ट स्पीच को करना सीख जाओ, तो इट बिकम्स रियली रियली इजी फॉर यू टू, मतलब वेरी एफिशिएंट फॉर यू टू सॉल्व दम। चलिए नेक्स्ट, द मैनेजर सेड सबमिट द रिपोर्ट बाय फ्राइडे। द मैनेजर आस्क्ड टू सबमिट द रिपोर्ट, आस्क्ड मी नहीं, मुझे नहीं कहा है, तो आस्क्ड मी नहीं हो सकता। द मैनेजर ऑर्डर्ड सबमिटिंग द रिपोर्ट बाय फ्राइडे। सबमिट द, देखो उसने ऑर्डर नहीं दिया है कि सबमिट द फ्राइडे तक, उसने कहा है कि ही हैज आस्क्ड टू सबमिट द रिपोर्ट। उसने कहा है कि ऑर्डर्ड मी तो आ ही नहीं सकता, ये तो हो ही नहीं सकता, मी तो है ही नहीं, तो ए और सी में ही ऑप्शन था। द मैनेजर आस्क्ड टू सबमिट द रिपोर्ट, द मैनेजर ऑर्डर्ड सबमिटिंग द रिपोर्ट बाय फ्राइडे। नहीं गाइस, द मैनेजर आस्क्ड टू सबमिट, आस्क्ड मी टू नहीं, आस्क्ड टू सबमिट द रिपोर्ट बाय फ्राइडे। सो सेड का जब उसने बोला कि फ्राइडे तक रिपोर्ट सबमिट कराना, ये उसका ऑर्डर नहीं है, ये वो कह रहे हैं मुझे कि आपको फ्राइडे तक ये काम करना है। सो द मैनेजर आस्क्ड टू सबमिट द रिपोर्ट by Friday. Next question guys. She said I can help you tomorrow. ठीक है, अब शी सेड आई कैन हेल्प यू टुमारो। कैन का हमें बस क्या देखना होता है, कैन का कुड कहाँ बन रहा है। ठीक है, तो ऑप्शन ए शी कैन नहीं हो सकता, कुड हो सकता है, कुड हो सकता है, विल नहीं। हाँ जी, अब इसमें देख लो शी सेड या शी सेज। अब उसने जब ऊपर सेड बोला है तो सेड को हम सेज नहीं कर सकते, तो ये भी गलत हो गया। ऑप्शन बी इज योर करेक्ट चॉइस। शी सेड शी कुड हेल्प मी टुमारो। वैसे टुमारो का नेक्स्ट डे होना चाहिए था, बट चलो क्योंकि चारों ऑप्शन में टुमारो है तो उसमें हम डिफ्रेंशिएट कर नहीं सकते। बट हमें तो वो देखना है कि सही टेंस कहाँ चेंज होता है, उसके अकॉर्डिंग अपना हमें आंसर ढूंढना होता है। तो शी सेड शी कैन हेल्प मी, क्या क्या आई कैन हेल्प यू का क्या बनेगा, शी सेड शी कुड हेल्प मी टुमारो। नेक्स्ट क्वेश्चन गाइज। ही सेड आई हैव बीन वेटिंग फॉर 2 आवर्स। आई हैव बीन का क्या बन जाएगा, ही हैड बीन। प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस किस में जाता है, पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस में। तो हैव बीन का क्या बनता है, हैड बीन। देखो किस किस में हैड बीन नहीं है, इसमें नहीं है, एलिमिनेट हो गया। हैड बीन है, हैड बीन है, इज वेटिंग नहीं हो सकता। अब ये देख लो, ही सेड या ही सेज। जब यहाँ सेड है तो यहाँ सेज नहीं बन सकता, सेज प्रेजेंट टेंस है और सेड पास्ट है, तो ऑप्शन बी बनता है फिर से। ही सेड ही हैड बीन वेटिंग फॉर 2 hours. Option B is again your correct answer. चले guys, next. The child said, I want to play outside. I want to, he wanted to. Present indefinite किस में जाता है, past indefinite में। तो I want का क्या बन जाएगा, he wanted। देखो किस किस में he wanted नहीं है, he wanted yes। द चाइल्ड है, चाइल्ड के लिए दे वांट तो आ ही नहीं सकता यार, दे तो वैसे ही ग्रामेटिकली गलत होगा। द चाइल्ड सेड आई का आई नहीं, he wants to नहीं। द चाइल्ड सेड आई वांट टू प्ले, द चाइल्ड सेड ही वांट्स टू प्ले नहीं, he wanted to play। अरे मैंने ए को भी एलिमिनेट कर दिया। ही wanted to play outside। तो प्रेजेंट इंडेफिनिट किस में जाता है, पास्ट इंडेफिनिट में। प्रेजेंट इंडेफिनिट प्रेजेंट में कब रहता है, अगर हम कोई फैक्चुअल ट्रूथ या कोई यूनिवर्सल ट्रूथ बोलते हैं। जैसे अगर ये होता ना, द टीचर सेड अर्थ रिवॉल्व्स अराउंड द सन, इसको हम बोलेंगे द टीचर सेड द अर्थ रिवॉल्व्स अराउंड द सन। ठीक है, तो इसको हम सेम रखते हैं, लेकिन ये कोई फैक्चुअल ट्रूथ नहीं है, ये तो उसकी कही हुई बात है, तो इसको हम पास्ट इंडेफिनिट में चेंज करेंगे। तो आई want to मतलब he wanted to play outside, तो ऑप्शन ए इज योर करेक्ट आंसर। चले गाइस, एंड लास्ट क्वेश्चन बेस्ड ऑन वॉइस एंड नरेशन। दे सेड वी आर गोइंग टू द मार्केट। अब वी आर गोइंग का क्या बन जाएगा, दे वर गोइंग। प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस किस में जाता है, पास्ट कॉन्टिन्यूस में। बस यही देखना है आपने। वर गोइंग किस किस में नहीं है, आर गोइंग नहीं है, आर गोइंग नहीं हो सकता, दे हैव गॉन नहीं हो सकता। ये रहा ऑप्शन बी आपका करेक्ट आंसर। दे सेड दे वर गोइंग टू द मार्केट। ये हैं 10 सेकंड के क्वेश्चंस गाइस। अगर आपको सही ट्रिक आती है, आप सेकंडों के हिसाब से इनको सॉल्व करोगे, तो एक्टिव पैसिव और नरेशन अगर आ जाते हैं तो इनको बड़े आराम से सॉल्व किया जाता है। आपने अगर मेरे कोर्स में देखा है, नहीं देखा तो मेरे यूट्यूब चैनल पे हमारे आप देख लीजिए, आपको एक्टिव पैसिव का सेशन मिल जाएगा। डायरेक्ट इनडायरेक्ट का
नहीं मिलेगा तो एक आपको आइडिया लग जाएगा कि कैसे होता है। आप ऑनलाइन सर्च कर सकते हो, आपको और कोई वीडियोस मिल जाएंगे उसमें। चलेगा इस नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट टाइप ऑफ क्वेश्चंस करते हैं। अब उसने कुछ मिक्स क्वेश्चन दिए हैं हमें, मिक्स करके क्वेश्चन डालें कि देखते हैं इसमें मिक्स क्वेश्चंस कैसे कैसे करने हैं। तो शी सेड लेट्स गो टू द मार्केट, ठीक है। हमें अच्छा करेंटली पंक्चुएटेड सेंटेंस बताना है इसमें, तो पंक्चुएशन बतानी है गाइस। देखो सेड के बाद कॉमा आना चाहिए, लेट्स गो टू द मार्केट। हाँ जी, नहीं तो करेक्ट आंसर इज ऑप्शन नंबर लेट्स गो टू द मार्केट। ये कॉम ये देखो फुल स्टॉप बाहर नहीं आएगा, फुल स्टॉप अंदर रहेगा, इन्वर्टेड कॉमास रहने चाहिए क्योंकि उनके वर्ड्स हैं, तो बी और डी एलिमिनेट हो गए, ए और सी बचते हैं। तो सेड के बाद कॉमा यूज नहीं होता गाइस। शी सेड लेट्स गो टू द मार्केट, तो ऑप्शन सी इज योर करेक्ट आंसर। सेड के बाद हम कॉमा नहीं लगाएंगे, लेट्स से पहले हमें इन्वर्टेड कॉमास जरूर लगाने हैं, तो ये तो ऑप्शन सी इज द करेक्ट चॉइस है। चलिए नेक्स्ट, आइडेंटिफाई द एरर इन द सेंटेंस, नीदर ऑफ द ऑप्शंस आर करेक्ट। ये आई थिंक हमने पहले भी किया है मेरे ख्याल से, आई थिंक हम शुरू में करके आए हैं। नीदर ऑफ द ऑप्शंस आर करेक्ट या इज करेक्ट, तो आर की जगह क्या होना चाहिए, क्योंकि नीदर का मतलब क्या होता है, दोनों में से कोई एक। तो एक के लिए हमें वर्ब क्या लगानी पड़ती है, इज। सो नीदर ऑफ द ऑप्शंस आर करेक्ट नहीं, इज करेक्ट। तो हमें एरर ढूंढना है। तो आर करेक्ट के अच्छा हमें किसको फिर मार्क किसको करें, एरर ढूंढना है ना, तो हमें आर करेक्ट में एरर है। अरे यार ये तो ऑप्शन ही कंफ्यूजिंग बना दी उसने। इज करेक्ट ठीक आप आंसर है, आर करेक्ट गलत है, हमें एरर ढूंढना है, आइडेंटिफाई द एरर। तो आई थिंक एरर ढूंढना है, तो फिर मेरे ख्याल से आर वाले में गलती है, आर यहाँ पे नहीं होना चाहिए था, इज करेक्ट होना चाहिए था। ये पता नहीं क्यों उसने गलत ऑप्शन दिया हुआ है शायद यार, बट ऑप्शन सी आर करेक्ट इज द एरनस पार्ट। चलिए नेक्स्ट, फिल इन द ब्लैंक है, आपको बताना है सही यहाँ पे वर्ब क्या आएगी। द करेक्ट फॉर्म ऑफ वर्ब, यू हैव टू फिल इन द ब्लैंक विद द करेक्ट फॉर्म ऑफ वर्ब। दे डैश फिनिश्ड देयर वर्क बिफोर नून। दे हैज तो हो ही नहीं सकता, दे प्लूरल है, दे हैव फिनिश्ड, दे हैड फिनिश्ड, या दे हैविंग भी नहीं हो सकता। दे हैव फिनिश्ड देयर वर्क बिफोर नून, उन्होंने अपना काम 12 बजे से पहले ख़त्म कर लिया है, कर लिया था। 12 बजे से पहले ख़त्म कर लिया था, तो था है तो किस में आना चाहिए, पास्ट में। सो दे हैड फिनिश्ड देयर वर्क बिफोर नून, सो ऑप्शन सी इज़ योर करेक्ट आंसर है। सो दे हैव नहीं, दे हैड फिनिश्ड, क्योंकि हम 12 बजे से पहले की बात कर रहे हैं। 12 बजे से पहले उन्होंने अपना काम ख़त्म कर लिया है या कर लिया था, कर लिया था, तो ऑप्शन सी इज़ योर करेक्ट चॉइस। नेक्स्ट आपको सिनोनिम बताना है एलोक्वेंट का। एलोक्वेंट तो हम अभी करके आए थे। एलोक्वेंट क्या होता है, बड़ा ही रिफाइंड स्पीच या बड़े ही प्रॉपरली क्यूरेटेड स्पीच को बोलते हैं एलोक्वेंट। सो सिनोनिम एफ्लुएंट, साइलेंट, एब्रप्ट या हेजिटेंट। हेजिटेंट होता है हिचकिचाहट वाला, नहीं। एब्रप्ट होता है एकदम से जो फट जाए, जिसको बोलते हैं एब्रप्टली। साइलेंट होता है चुप, लेकिन फ्लुएंट होता है बड़े ही अच्छे तरीके से, एलोक्वेंटली, बड़े ही प्रॉपर, इन ए प्रॉपर फ्लुएंट मैनर। तो एलोक्वेंट का सिनोनिम क्या बनता है यहाँ पे, फ्लुएंट। ऑप्शन ए इज योर करेक्ट आंसर। तो एलोक्वेंट इज वेरी वेरी रिफाइंड, वेरी फ्लुएंट, ठीक है, बड़ी अच्छी स्पीच दी उसने। तो एलोक्वेंट स्पीच या फ्लुएंट स्पीच, सो ऑप्शन ए इज द राइट सिनोनिम। बाकी तीनों अपने आप एलिमिनेट हो जाते हैं ना, तो इसलिए ऑप्शन ए इज योर चॉइस। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन गाइस, द चूज द करेक्टली स्पेल्ड वर्ड। क्या सही स्पेलिंग है यहाँ वर्ड की, अकोमोडेट, अकोमोडेट, ऐसे ऐसे वर्ड में बहुत कंफ्यूजिंग हो जाते हैं गाइस। बताइए, आप बताइए कौन सा वर्ड करेक्ट, इसमें स्पेलिंग कौन सी स्पेलिंग करेक्ट है। तो अकोमोडेट में याद रखना गाइस, डबल सी और डबल एम यूज़ किया जाता है, तो डबल सी डबल एम नहीं, डबल सी डबल एम, यस। सिंगल सी डबल एम नहीं, डबल सी डबल एम। अकोमो, ये सेम स्पेलिंग आ गई क्या, बी ओ डी की, डबल ओ, अच्छा अकोमाडेट कर दिया इसने, यहाँ पे ए गलत है गाइस, अकोमाडेट नहीं अकोमोडेट होता है, तो ऑप्शन बी इज योर करेक्ट चॉइस। चलिए, तो अकोमोडेट होता है मतलब किसी को अकोमोडेट करना, अपने साथ एडजस्ट करना, तो ऑप्शन बी इज द राइट स्पेलिंग, ए डबल सी ओ डबल एम ओ डी ए टी ई। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन गाइज, हमें सही प्रेपोजिशन फिल करनी है इस ब्लैंक में, तो देखना, शी इज़ कीन डैश लर्निंग न्यू लैंग्वेजेस, तो क्या सही प्रेपोजिशन होना चाहिए, शी इज़ कीन इन, शी इज़ कीन ऑन, शी इज़ कीन एट, या शी इज़ कीन बाय लर्निंग न्यू लैंग्वेजेस। जी गाइज, ये एक फ्रेजल वर्ब काइंड ऑफ कॉम्प्लेक्स प्रेपोजिशन है कि भाई ये वो नई लैंग्वेज सीखने में उसका बहुत इंटरेस्ट है, तो शी इज़ कीन। देखो अगर शी इज़ किया तो हम क्या बोलते हैं, शी इज़ कीन टू लर्न, लेकिन टू ऑप्शन में ही नहीं है। लेकिन अगर लर्निंग आ रहा है तो शी इज़ कीन इन लर्निंग, शी इज़ कीन ऑन लर्निंग,
कीन एट या कीन बाय? यस गाइस बताइए। छोटा सा क्वेश्चन है लेकिन बड़ी अच्छी इसकी वो है, ऑप्शंस बड़े अच्छे बना रखे हैं उसने। हाँ जी, कीप इन या कीप ऑन? कीप इन का मतलब होता है गाइस आपको कहीं पे बांध के रखना, लेकिन कीप ऑन का मतलब होता है एक जगह पे, मतलब किसी में इंटरेस्ट शो करना। कीप एट होता है कॉन्टिन्यूटी के में उसको मूव करना, क्योंकि टू कीप एट समथिंग। कीप बाय का मतलब होता है कोई चीज़ को संभाल के रखना, लेकिन कीप ऑन, ठीक है, तो शी इज सॉरी कीप ऑन नहीं, कीन ऑन, शी इज कीन ऑन लर्निंग न्यू लैंग्वेजेस, कि मतलब उसका नई लैंग्वेजेस सीखने में बड़ा इंटरेस्ट है। शी इज कीन ऑन लर्निंग, कीन इन लर्निंग नहीं, कीन एट लर्निंग नहीं, शी इज कीन बाय नहीं, कीन ऑन लर्निंग न्यू लैंग्वेजेस। सो ऑप्शन बी इज योर करेक्ट चॉइस। Next, identify the passive form of the sentence. The chef cooks the meal. Cooks present indefinite है, किससे बोरो करेगा आपने? नीचे वाले present continuous से। So the meal is cooked by the chef. देखो is cooked किस किस में है? Was cooked नहीं हो सकता, is cooked है, yes, has been cooked नहीं हो सकता, is being cooked भी नहीं हो सकता। Correct answer is option B. The meal is cooked by the chef. चलेगा, इस नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। आगे हमें रीडिंग कॉम्प्रीहेंशन के क्वेश्चन भी करेंगे और हमें दूसरे क्वेश्चंस भी अभी हमें अभी अटेम्प्ट करने हैं, तो चलिए पढ़ते हैं। चूज द करेक्ट सेंटेंस। ही डोंट लाइक द कॉफ़ी, ही डजंट लाइक कॉफ़ी, सॉरी ही डोंट लाइक कॉफ़ी, ही डजंट लाइक कॉफ़ी, ही इजंट लाइक कॉफ़ी, ही आरंट लाइक कॉफ़ी। ही आरंट नहीं हो सकता, ही डोंट नहीं हो सकता, ये प्लूरल है। ही इजंट होता ही नहीं है, ही इजंट लाइक कॉफ़ी, वो कॉफ़ी की तरह नहीं है, ये वो कॉफ़ी को पसंद नहीं करता। ही डज नॉट लाइक कॉफ़ी। सो ऑप्शन बी इज योर करेक्ट चॉइस। जब आपने कोई नेगेटिव में बात बोलनी है तो ना, ही डज नॉट, शी डज नॉट लाइक दिस, ही डज नॉट वर्क हेयर, तो ही डज नॉट लाइक कॉफी। सो ऑप्शन बी इज योर करेक्ट चॉइस। ठीक है, चलेगा इज हाँ जी करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, पिक द करेक्ट फ्रेज मीनिंग टू सडनली बिकम वेरी एंग्री। अच्छा, एकदम से बहुत गुस्सा हो जाने को क्या बोलते हैं गाइस? टू ब्लो वन स्टॉप, टू ब्रेक अ लेग, टू हिट द सैक, या टू कीप एन आई ऑन। देखो ये चारों फ्रेजेस हैं, इनका मतलब क्या होता है? टू कीप एन आई ऑन मतलब नज़र रखना किसी पे, किसी को ध्यान रखना। टू कीप एन आई ऑन समथिंग, मतलब हम कहते हैं ना इसमें नज़र रखना, कहीं चला ना जाए, गुम ना हो जाए। हिट द सैक मतलब सो जाना, सोने चले जाना, तो आई एम हिटिंग द सैक मतलब मैं सो रहा हूँ। ब्रेक अ लेग का मतलब किसी को मोटिवेट करना कि शाबाश चलो बहुत अच्छा करना है। सो ऑल द वेरी बेस्ट को ब्रेक अ लेग बोलते हैं, मतलब किसी को मोटिवेट करना, ऑल द बेस्ट बोलना। और ब्लो वन स्टॉप का मतलब होता है अपना आपा खो देना, मतलब बहुत गुस्सा हो जाना। सो टू सडनली बिकम वेरी एंग्री इज टू ब्लो वन स्टॉप, के अपना ऊपर वाला टॉप फ्लोर हो जाता है ना, आतमाजी सटकली, तो ये होता है टू ब्लो वन स्टॉप, आतमाजी सटकली, टू सडनली बिकम वेरी एंग्री। चलिए गाइस, नेक्स्ट है आपको मीनिंग बताना है टू बाइट द बुलेट का। सो टू बाइट द बुलेट, टू अवॉइड पेन, to endure a painful experience, to to make a mistake, या to run away। तो गाइज टू बाइट द बुलेट का मतलब बेसिकली होता है नॉट टू अवॉइड पेन, कि पेन को अवॉइड करना नहीं। देखो बाइट को मतलब बुलेट को बाइट करना, समझ रहे हो? तो अगर आप बुलेट को बाइट कर रहे हो इसका मतलब आप कोई ऐसा काम कर रहे हो जो जिसमें आपको बहुत दुख दर्द होने वाला है। सो टू एंड्योर अ पेनफुल एक्सपीरियंस, दैट इज टू बाइट द बुलेट। टू मेक अ मिस्टेक नहीं होता, टू रन अवे नहीं होता, बट टू एंड्योर अ पेनफुल एक्सपीरियंस मतलब मुश्किल काम करना, कोई मुश्किल मुश्किल झेलना, मतलब बेसिकली टू बाइट द बुलेट मतलब अगर बुलेट को अगर सहम करोगे तो दर्द तो होगा, राइट? तो ऑप्शन बी इज योर करेक्ट आंसर। चलिए आगे बढ़ते हैं गाइस। अच्छा, अब हमें कॉम्प्रिहेंशन वाले क्वेश्चंस आ गए। चलिए गाइस, तो हमें क्या करना है, पहले एक बार पैसेज पढ़ेंगे, फिर अपने क्वेश्चंस आंसर करेंगे। ये छोटे वाला है, ठीक है? छोटे वाला अगर आ जाएगा इस, तो पहले को पैसेज पढ़ लेना फिर आंसर कर लेना। अगर बड़ा है तो फिर पहले क्वेश्चंस पढ़ना फिर पैसेज पढ़ना। चलिए पहले इसमें हम पहले क्वेश्चन ही पढ़ के देखते हैं। अकॉर्डिंग टू द पैसेज, व्हाट इज एसेंशियल फॉर इंप्रूविंग इंग्लिश प्रोफिशिएंसी? इंग्लिश प्रोफिशिएंसी इंप्रूव करने के लिए क्या चीज़ ज़रूरी है वो ढूंढना है। सेकेंड है, द पैसेज सजेस्ट दैट इंग्लिश लैंग्वेज इंक्लूड्स, के पैसेज का कहना है कि इंग्लिश लैंग्वेज में क्या चीज़ इंक्लूडेड है वो हमें ढूंढना है। और तीसरा है, व्हाट इज़ द प्राइमरी बेनिफिट ऑफ मास्टरिंग इंग्लिश कम्युनिकेशन स्किल्स? इंग्लिश कम्युनिकेशन स्किल्स को मास्टर करने का क्या बेनिफिट है। नेक्स्ट, अच्छा अब नेक्स्ट कोई और पैसेज आ गया तो ये हम बाद में पढ़ेंगे, पहले ये करते हैं। तो इंग्लिश कम्युनिकेशन स्किल्स को मास्टर करने के क्या बेनिफिट है, इंग्लिश लैंग्वेज में क्या इंक्लूडेड है, और इंग्लिश इंप्रूव करने के लिए क्या ज़रूरी है, ये तीन चीज़ हमें ढूंढनी। चलिए अब पढ़ते हैं गाइस। इन टुडेज फास्ट पेस्ड वर्ल्ड, इफेक्टिव कम्युनिकेशन प्लेज अ क्रूशियल रोल इन पर्सनल एंड प्रोफेशनल सक्सेस।
तो पर्सनल और प्रोफेशनल सक्सेस के लिए कम्युनिकेशन बहुत ज़रूरी है. The mastery of English language skills such as vocabulary, grammar, and comprehension can open doors to opportunities and facilitate better understanding among diverse groups. तो इससे बहुत opportunities खुल जाती हैं और आपको help मिलती है diverse groups को समझने में. However, English proficiency continues to be a challenge for many learners due to complex rules, irregularities, and vast lexicon. मतलब बहुत ज़्यादा rules हैं, irregularities हैं, मतलब वो है exceptions और vast lexicon मतलब अलग अलग जगह से वो अलग अलग तरह से यूज़ होते हैं, एक ही वर्ड के अलग अलग मतलब बनते हैं. इट इज़ असेंशियल टू फोकस ऑन कॉन्टिन्यूस प्रैक्टिस. क्या ज़रूरी है? कॉन्टिन्यूस प्रैक्टिस एंड एक्सपोजर, इंक्लूडिंग रीडिंग वेरिड टेक्स्ट, engaging in conversations and to build confidence and fluency. ये ज़रूरी है. तो अब पढ़ते हैं गाइस. अकॉर्डिंग टू द पैसेज व्हाट इज एसेंशियल फॉर इंप्रूविंग इंग्लिश प्रोफिशिएंसी? मेमोराइजिंग वोकैबुलरी ओनली? नहीं. रीडिंग वेरिड टेक्स्ट एंड एंगेजिंग इन कॉन्वर्सेशंस? अभी अभी दिया था हमने. यस. इग्नोरिंग ग्रामर रूल्स? नो. फोकसिंग ऑन स्पीकिंग ओनली? नो. रीडिंग वेरिड टेक्स्ट एंड एंगेजिंग इन कॉन्वर्सेशंस, ये दिया हुआ है ना कि लास्ट लाइन में, इंक्लूडिंग रीडिंग वेरिड टेक्स्ट एंड एंगेजिंग इन conversations to build confidence. That is what is needed to improve English proficiency. Next question. The passage suggests that English language includes simple and regular rules? Nahi. Few words and phrases? Nahi. Complex rules and a vast lexicon? Yes. And only formal language? Nahi. English language में क्या है? Complex rules हैं, ये देखो ये दिया हुआ था, irregularities हैं और vast lexicon है. तो ऑप्शन सी इज योर करेक्ट आंसर. एक बार आप पढ़ लेते हो फिर ये बड़े आराम से सॉल्व होते हैं गाइस आराम से. ठीक है, चलिए. तो दिस इज योर ऑप्शन सी इज योर करेक्ट आंसर. नेक्स्ट क्वेश्चन गाइस. व्हाट इज द प्राइमरी बेनिफिट ऑफ मास्टरिंग इंग्लिश कम्युनिकेशन स्किल्स? इट इंश्योर्स परफेक्ट प्रोनाउंसिएशन? नहीं. इट ओपन्स डोर्स टू अपॉर्चुनिटीज एंड बेटर अंडरस्टैंडिंग? यस, ये देखो दिया हुआ था. इट ओपन डोर्स टू अपॉर्चुनिटीज एंड फैसिलिटेट बेटर अंडरस्टैंडिंग ऑफ अमंग डाइवर्स ग्रुप्स. इट गारंटीज इंस्टेंट सक्सेस, के सीखते ही आपको सक्सेस मिल जाएगी? नहीं. इट रिड्यूसेस द नीड फॉर अदर लैंग्वेजेस? नो, नॉट मेंशन्ड. So clearly option B is your correct answer. It opens doors to opportunities and better understanding. चले गाइस, नेक्स्ट पैसेज पे चलते हैं अब. अब ये बड़ा पैसेज, थोड़ा ये पढ़ के हमें समझना है. इसको ना पहले क्वेश्चन देखते हैं. अकॉर्डिंग टू द पैसेज मास्टरिंग इंग्लिश रिक्वायर्स अंडरस्टैंडिंग व्हाट. अच्छा, ये भी इंग्लिश के ऊपर ही है, उसी की कॉन्टिन्यूटी में तो नहीं है अलग अलग करके. चलो देखते हैं एक बार कि इंग्लिश को मास्टर करने के लिए किस चीज़ की ज़रूरत है. ठीक है, किस चीज़ की अंडरस्टैंडिंग की जरूरत है हमें, वो ढूंढना है. द फ्रेज ब्रेक डाउन एज यूज्ड इन द पैसेज. ब्रेक डाउन का क्या मतलब है पैसेज में जो यूज हुआ है. ठीक है. वाई इज रीअरेंजिंग सेंटेंसेस इंपॉर्टेंट अकॉर्डिंग टू द पैसेज? कि हमें सेंटेंसेस को रीअरेंज करना क्यों ज़रूरी होता है अकॉर्डिंग टू द पैसेज, क्या दिया हुआ है वो हमें ढूंढना है. व्हाट इज कंसिडर्ड द मोस्ट इफेक्टिव वे टू इंप्रूव इंग्लिश प्रोफिशिएंसी? इंग्लिश प्रोफिशिएंसी को इंप्रूव करने का मोस्ट इफेक्टिव तरीका क्या बोला है वो बताना है. आगे अच्छा, फिर फ्रेजल वर्ब के क्वेश्चन है, तो इसमें 4 ही क्वेश्चन हैं इसके ऊपर. चलिए अब पढ़ते हैं और आंसर ढूंढते हैं. तो क्या क्या ढूंढना है कि इंग्लिश को मास्टर करने के लिए किस चीज़ की ज़रूरत है, ब्रेक डाउन का क्या मतलब है, रीअरेंज करना क्यों ज़रूरी है सेंटेंस को, और मोस्ट इफेक्टिव वे क्या है इंग्लिश को प्रोफिशिएंटली इंप्रूव करने का. तो अब पढ़ते हैं. In today's globalized world, effective communication in English is indispensable for achieving success across varied fields. English serves as a lingua franca, bridging gaps between, मतलब लिंगुआ फ्रैंका मतलब पहली लैंग्वेज, मेन लैंग्वेज. तो इंग्लिश सर्व्स एज अ मेन लैंग्वेज ब्रिजिंग गैप्स बिटवीन पीपल फ्रॉम डाइवर्स लिंग्विस्टिक एंड cultural backgrounds. Mastery of language encompasses more than just grammar and vocabulary. It involves understanding nuances like phrasal verbs, idiomatic expressions, and sentence structures that convey precise meanings. Though English is widely spoken, its many exceptions and contextual expressions can pose challenges to learners. One of the most complex areas involves phrasal verbs, combination of verbs with prepositions or adverbs that produce unique meanings not directly inferred from their individual parts. For example, the phrase breakdown can mean to analyze something in detail or to stop functioning or depending on the context. तो breakdown के दो मतलब बन सकते हैं कि किसी चीज़ को, किसी कॉन्सेप्ट को अच्छे से एनालाइज करना डिटेल में और कोई चीज़ अगर मैकेनिकल फेलियर हो जाता है, जैसे माई कार ब्रोक डाउन, द मशीन ब्रोक डाउन, तो उसको भी बोलते हैं ब्रेक डाउन. तो दो मतलब बनते हैं. ऐसे इसने एग्जांपल दिया है ब्रेक डाउन के, अलग अलग मीनिंग बन सकते हैं डिपेंडिंग ऑन द कॉन्टेक्स्ट. तो आपको दोनों पता होने चाहिए इंग्लिश को अच्छे से समझने के लिए. Additionally, the ability to rearrange sentences effectively is fundamental for clarity and emphasis in both spoken and written communication. तो rearrange करना क्यों ज़रूरी है? Fundamental for clarity and emphasis in both spoken and written communication. By mastering these skills, learners gain greater confidence and flexibility, enabling them to express ideas clearly and appropriately.
Continuous practice through reading, writing and active conversation remains the most effective approach. ये देखो क्वेश्चन था ना ये, remains the most effective approach to improving English proficiency. तो continuous practice through reading, writing and active conversation. Educational programs that focus on these areas often provide learners with tools needed to overcome pitfalls and excel in diverse communication settings. Ultimately, fluency and comprehension open doors to career advancement, international collaboration, and cultural exchanges. So, fluency and comprehension open doors to career advancement, international collaboration, and cultural exchange. अब करते हैं क्वेश्चन सॉल्व गाइस, चलिए। तो अकॉर्डिंग टू द पैसेज, मास्टरिंग इंग्लिश रिक्वायर्स अंडरस्टैंडिंग ग्रामर एंड वोकेबुलरी अलोन, नहीं। ओनली इडियोमेटिक एक्सप्रेशंस, नहीं। ग्रामर, वोकेबुलरी, फ्रेजल वर्ब्स, इडियम्स एंड सेंटेंस स्ट्रक्चर्स, यस। या फॉर्मल राइटिंग ओनली, नो। तो ये सारी चीज़ें सीखनी पड़ती हैं इंग्लिश के लिए। ग्रामर भी, वोकेबुलरी भी, फ्रेजल वर्ब भी, इडियम्स एंड सेंटेंस के स्ट्रक्चर भी हमें समझना पड़ता है। चलिए, द फ्रेज ब्रेक डाउन एज यूज्ड इन द पैसेज मीन्स टू फिक्स समथिंग, नहीं। टू एनालाइज इन डिटेल और स्टॉप फंक्शनिंग डिपेंडिंग ऑन कॉन्टेक्स्ट, टू ब्रेक फिजिकली, या फिर टू बिल्ड समथिंग, नहीं गाइस। जो क्लियरली मेंशन था, टू एनालाइज इन डिटेल और स्टॉप फंक्शनिंग डिपेंडिंग ऑन द कॉन्टेक्स्ट। तो एनालाइज का मतलब या तो किसी चीज़ को एनालाइज करना, जैसे टू ब्रेक डाउन द स्टेप्स ऑफ द प्रोसेस, मतलब एक एक स्टेप को एनालाइज करना। या द माई मशीन ब्रोक डाउन या माई कार ब्रोक डाउन, मतलब मेरी गाड़ी रास्ते में ही खराब हो गई। Next question, guys. Why is rearranging sentences important according to the passage? It helps in memorizing text. It ensures clarity and emphasis in communication. It follows strict grammar rules. It avoids the use of idiomatic expression. नहीं guys. Again, it ensures clarity and emphasis in communication. दिया हुआ था, ये देखो rearrange sentences क्यों करना जरूरी है। ये रहा पहला, second paragraph, पहला line. The ability to rearrange sentences effectively is a fundamental for clarity and emphasis in both spoken and written communication. So yes, option B is your correct answer. Now next, what is considered the most effective way to improve English proficiency? Memorizing rules? No. Continuous practice through reading, writing and speaking? Yes. Avoiding conversations? No. Only attending lectures? No. ऑप्शन बी इज योर करेक्ट आंसर। ये तो इजी थे गाइस, इसमें ज़्यादा मुश्किल आई थिंक नहीं हुई होगी आपको, क्योंकि एक बार आप अच्छे से पढ़ के समझ जाओ, फिर आप आराम से, ठीक है, धड़ाधड़ से क्वेश्चन को सॉल्व करते हो। अगर आपने पहले कीवर्ड्स नोट किए हैं कि क्वेश्चन में क्या हमें ढूंढना है, और फिर उन्हीं चीज़ों को ढूंढने की कोशिश करते हैं जब आप पैसेज में, तो बड़े आराम से आपको आंसर मिलते हैं। तो ये जो रिवर्स रीडिंग की जो अप्रोच होती है ना, व्हाट इज़ रिवर्स रीडिंग? पहले क्वेश्चंस पढ़ो, अपने उनमें से अपने कीवर्ड्स ढूंढो, और फिर उन कीवर्ड्स को ढूंढो अपने पैसेज के अंदर, ताकि आपको आपके आंसर एक ही रीडिंग में मिल जाए। इसको बोलते हैं रिवर्स रीडिंग। तो ये ट्राई करनी है आपने, इससे टाइम भी बचेगा, एक्यूरेसी भी बढ़ेगी आपकी, ठीक है। चलेगा इस नेक्स्ट। अब कुछ फ्रेजल वर्ब पे क्वेश्चन आए हैं हमारे, तो फ्रेजल वर्ब पे क्वेश्चन देखते हैं। चूज द करेक्ट मीनिंग ऑफ द फ्रेजल वर्ब गिव अप। गिव अप का मतलब क्या होता है गाइस? हार मान जाना, राइट। टू इंक्रीज? नो। टू सरेंडर और टू क्विट? यस। टू लिफ्ट समथिंग? नहीं। टू बिगिन? नो। गिव अप मतलब टू सरेंडर और टू क्विट, हार मान जाना, गिव अप कर देना, छोड़ देना, दैट इज कॉल्ड गिव अप। नेक्स्ट फ्रेजल वर्ब पे उसने बोला है लुक आफ्टर का क्या मीनिंग है? व्हाट डज लुक आफ्टर मीन? टू वॉच केयरफुली, टू टेक केयर ऑफ समवन और समथिंग, टू इग्नोर और टू सर्च फॉर। जैसे लुक आफ्टर कब बोलते हैं हम? ध्यान रखना किसी का। जैसे मैं बोलता हूँ आवर पेरेंट्स लुक आफ्टर अस, हमारे पेरेंट्स हमारा ध्यान रखते हैं, ख्याल रखते हैं। तो किसी चीज़ का ख्याल रखना या ध्यान रखने को बोलते हैं टू टेक केयर ऑफ समवन और समथिंग। ऑप्शन बी इज योर करेक्ट आंसर। लुक आफ्टर मतलब टू टेक केयर ऑफ समवन और समथिंग, दैट इज व्हाट लुक आफ्टर मीन्स। चलिए गाइस, तो अभी फ्रेजल वर्ब के क्वेश्चन थोड़े से इजी होते हैं कई बार करने में, अगर पता हो तो। नहीं पता हो तो ट्रिकी भी हो जाते हैं कभी कभी। नेक्स्ट क्वेश्चन, सेलेक्ट द सेंटेंस यूजिंग द करेक्ट फ्रेजल वर्ब। हमें वो सेंटेंस ढूंढना है जिसमें सही फ्रेजल वर्ब यूज हुई है। शी गेव इन टू द टेम्पटेशन, शी गेव अप टू द टेम्पटेशन, शी गेव आउट टू द टेम्पटेशन, या शी गेव अवे टू द टेम्पटेशन। के टेम्पटेशन मतलब जो उसका मन कर रहा था कुछ खाने का, कुछ ना कंज्यूम करने का, कुछ खाने का, तो वो अपने आप को रोक नहीं पाई, एंड शी गेव, क्या आना चाहिए? गिव आउट। गिव आउट तो कुछ नहीं, गिव आउट होता है फ्री में बांटना। गिव अवे मतलब उसको फेंक देना, मतलब उसको फ्री में, उसको बेकार समझ के फेंक देना। गिव अप होता है हार मान जाना, लेकिन गिव इन होता है अपने आप को, मतलब अपने आप को रोक ना पाना। तो दैट इज शी गेव इन टू द टेम्पटेशन। सो गिव इन मतलब अपने आप को कंट्रोल ना कर पाना, अपने आप को रोक ना पाना। सो गिव इन टू टेम्पटेशन मतलब अपने आप को
अपने आप को कंट्रोल ना कर पाना, तो शी गेव इन टू द टेम्पटेशन। ऑप्शन ए इज योर करेक्ट आंसर। चलिए गाइस, लास्ट 10 क्वेश्चंस की तरफ बढ़ते हैं। अब हमें फिल इन द ब्लैंक में हमें सही फ्रेजल वर्ब ढूंढनी है। चलिए, उसने क्या दिया, ही डिसाइडेड टू डैश स्मोकिंग फॉर हेल्थ रीजंस। ही डिसाइडेड टू टेक अप, गिव अप, ब्रिंग अप या सेट अप। अभी अभी किया है। कोई चीज़ छोड़ देने को क्या बोलते हैं? कोई नई आदत स्टार्ट करने को बोलते हैं टेक अप। टू टेक अप रनिंग, या टू टेक अप जिम, या टू टेक अप वॉकिंग, या टू टेक अप डांसिंग। तो कोई नई हैबिट शुरू करना। ब्रिंग अप किसी को पाल पोस के बड़ा करना। सेटअप कोई चीज़ इस्टेब्लिश करना। लेकिन गिव अप होता है छोड़ देना। सो ही डिसाइडेड टू गिव अप स्मोकिंग फॉर हेल्थ रीजंस। सो ऑप्शन बी इज योर करेक्ट आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन गाइज, हमें अब रीअरेंजमेंट की कुछ क्वेश्चन दिए आगे हैं दोबारा से, तो हमें पढ़ना है और रीअरेंज करना है इनको। चलिए, English is widely used worldwide. It helps people from different countries and communicate. Many students are eager to learn English. Learning English can open many opportunities. So clearly option 1 is your first statement. English is widely used worldwide. तो 1 से स्टार्ट होने वाले कितने हैं? यही बन रहा है 1, 2, 4 और 3। इट हेल्प्स पीपल फ्रॉम डिफरेंट कंट्रीज टू कम्युनिकेट। यस, ये सेकंड हो गया अपना। फिर आ गया लर्निंग इंग्लिश कैन ओपन मेनी अपॉर्चुनिटीज। यस। और फिर आ गया अपना मेनी स्टूडेंट्स आर ईगर टू लर्न इंग्लिश। ये आ गया अपना नंबर 4। सो 1, 2, 4 एंड 3, 1, 2, 4 एंड 3। 1 से एक ही ऑप्शन बन रहा है यार। इंग्लिश इज वाइडली यूज्ड वर्ल्ड वाइड, ये तो क्लियर है। सेकंड से स्टार्ट हो ही नहीं सकता। मेनी स्टूडेंट्स आर ईगर टू लर्न इंग्लिश, नहीं नहीं, आई थिंक पहले ब्रॉड सेंटेंस इंट्रोडक्शन से स्टार्ट होता है, तो आई थिंक ऑप्शन ए करेक्ट है यहाँ पर। चलिए गाइस, नेक्स्ट क्वेश्चन, रीअरेंज इनटू मीनिंगफुल सेंटेंस। फॉर प्रिपरेशन सक्सेस एसेंशियल थॉरो इज। इसको अच्छा हमें रीअरेंज करना है एक प्रॉपर सेंटेंस में। तो प्रिपरेशन फॉर सक्सेस इज थरो एसेंशियल, नहीं। थरो प्रिपरेशन इज एसेंशियल फॉर सक्सेस, यस। एसेंशियल इज थरो प्रिपरेशन फॉर सक्सेस, नहीं। सक्सेस फॉर प्रिपरेशन इज एसेंशियल थरो, नहीं। आई थिंक करेक्ट आंसर इज thorough preparation is essential for success. So I think option B is your correct answer. Option B is the right choice, guys. Absolutely correct. So thorough preparation is essential for success. Next question, guys. In sentence को हमें logically वो करना है. English grammar has many exceptions. This makes it difficult for learners. Despite this, many achieve fluency. Practice and exposure play a vital role. आई थिंक फिर फर्स्ट से स्टार्ट हो रही है। इंग्लिश ग्रामर हैज़ मेनी एक्सेप्शंस। फिर आ रहा है आपका दिस मेक्स इट डिफिकल्ट फॉर लर्नर्स। प्रैक्टिस एंड एक्सपोजर प्ले अ वाइटल रोल। डिस्पाइट दिस मेनी अचीव फ्लुएंसी। सो 1, 2, 4 एंड देन 3। सो एक से स्टार्ट हो रहा है और कोई स्टार्ट कर ही नहीं सकता गाइस। सो ऑप्शन ए इज योर करेक्ट चॉइस। इंग्लिश ग्रामर हैज मेनी एक्सेप्शंस, दिस मेक्स इट डिफिकल्ट फॉर लर्नर्स। फिर प्रैक्टिस एंड एक्सपोजर प्ले अ पिवटल रोल। डिस्पाइट दिस मेनी अचीव फ्लुएंसी। सो ऑप्शन ए इज योर राइट चॉइस। चलिए आगे बढ़ते हैं। अच्छा, हमें फिर से वैसे सेंटेंस को ब्रेक किया हुआ उसको हमें रीअरेंज करना है। तो प्रैक्टिस फ्लुएंसी इंप्रूव्स इंग्लिश कम्युनिकेशन। प्रैक्टिस फ्लुएंसी, इंग्लिश फ्लुएंसी इंप्रूव्स प्रैक्टिस कम्युनिकेशन। ओके, प्रैक्टिस इंप्रूव्स इंग्लिश फ्लुएंसी एंड कम्युनिकेशन, या फ्लुएंसी कम्युनिकेशन, नहीं। आई थिंक सी इज द करेक्ट चॉइस। प्रैक्टिस इंप्रूव्स इंग्लिश फ्लुएंसी एंड कम्युनिकेशन। सो प्रैक्टिस सब्जेक्ट, इंप्रूव्स वर्ब, फिर आ गया आपका फ्लुएंसी, English fluency and communication. So yes, option C is your correct choice. So practice improves English fluency and communication. So option C is the right choice. चले गए, आगे बढ़ते हैं। अच्छा, लास्ट 5 क्वेश्चन उसने क्या दिया हमें, यू हैव टू फाइंड एन एरर एंड चूज द बेस्ट करेक्शन। तो हमें एरर ढूंढना है और सही करेक्शन ढूंढनी है इन सेंटेंसेज में। चलिए, तो ऑप्शन दिए हुए हैं आपको। द कमेटी, ईच मेंबर ऑफ whom have submitted their report individually, was praised for its efficiency. Each member of whom have होना चाहिए, each member of whom has होना चाहिए। पहले तो यही गलती है। तो each member of whom have की जगह each member of whom has, yes. Their report individually, its report नहीं, यहाँ पे हम its लिविंग बीइंग के लिए its नहीं लगा सकते ना। तो यहाँ पे ये नहीं आ सकता। वॉज प्रेज्ड की जगह वर प्रेज्ड, नहीं। कमेटी की बात हो रही है तो ये भी गलत है। तो आई थिंक ऑप्शन A is your correct answer. Each member of whom have की जगह each member of whom has submitted the report individually.
ठीक है, अब इसमें अगर ये देयर को इट्स नहीं बना सकते, क्योंकि यार इट्स नॉन लिविंग के लिए यूज होता है। हिज और हर होता ना तो मैं यहाँ पे मानता कि ये यहाँ पे ठीक है, लेकिन हिज और हर नहीं है, इट्स दिया हुआ है, तो इट्स हम मेंबर के लिए इट्स नहीं लगा सकते, मेंबर लिविंग बीइंग है, तो ओनली ऑप्शन ए इज द राइट चॉइस है। तो हमें सही करेक्शन ढूंढना था और ऑप्शन ए में सही करेक्शन दिया हुआ है। हैव सबमिटेड की जगह क्या आना चाहिए था यहाँ पर, हैज सबमिटेड। नेक्स्ट क्वेश्चन गाइज, हैविंग बीन कंप्लीटेड द project by the team, the manager expressed satisfaction with the results. Having been completed कभी नहीं बोलते guys, having completed होता है, तो having been completed कभी भी नहीं बोलते, having के साथ verb की थर्ड फॉर्म यूज होती है, तो having been completed by the team नहीं, the project having been completed by the team नहीं, having completed the project by the team yes, तो having completed the project by the team, the manager expressed satisfaction with the results. Having been नहीं, having completed होता है, तो again option A is your correct answer. ठीक है, having been completed बोलते ही नहीं है कभी भी हम, having been use ही नहीं होता, having completed होता है। ठीक है, इसको हम परफेक्ट पार्टिसिपल बोलते हैं गाइज। हैविंग कंप्लीटेड दिस, जब सेंटेंस ऐसे स्टार्ट होता है ना, जैसे हैविंग डन माई होमवर्क आई वेंट आउट टू प्ले, या Having received the bad news, I sat down in my on my bed. तो मतलब ऐसा सुनने के बाद ऐसा हो गया, तो ऐसे होते हैं, इनको यूज करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन गाइस, नॉट ओनली द फाइंडिंग्स वर सिग्निफिकेंट बट ऑल्सो did they provide new insights into consumer behavior? नॉट ओनली द फाइंडिंग्स वर सिग्निफिकेंट बट ऑल्सो डिड दे, ये सिंक में नहीं है सेंटेंस, बट ऑल्सो के बाद डिड आ रहा है, नॉट ओनली के बाद द आ रहा है, तो मुझे सिंक में नहीं लग रहा सेंटेंस, देखते हैं। नॉट ओनली वर द फाइंडिंग्स सिग्निफिकेंट बट ऑल्सो डिड दे provide new insights. Okay, not only the findings were significant but also they provided new insights. Not only were the findings significant but also they provided, या नो करेक्शन नहीं guys, देखो दोनों तरफ वर्ब होनी चाहिए तब ये सिंक में रहता है, तो करेक्ट आंसर आपका ए बनता है। नॉट ओनली वर द फाइंडिंग सिग्निफिकेंट बट ऑल्सो डिड दे प्रोवाइड न्यू इंसाइट्स इनटू कंज्यूमर बिहेवियर, एंड नॉट ओनली द फाइंडिंग्स वर सिग्निफिकेंट बट ऑल्सो दे प्रोवाइडेड न्यू इंसाइट्स। अब ऐसे नहीं बना सकते सर, नहीं, क्योंकि जब हम सेंटेंस एक एडवर्ब से स्टार्ट करते हैं ना, तो हमें इन्वर्जन रूल लगाना पड़ता है, तो पहले हेल्पिंग वर्ब लगानी होती है, तो ये तो हो ही नहीं सकता था। ए या सी हो सकते थे, बट ऑल्सो के बाद फिर दे यहाँ पे सिंक में नहीं रहता, तो इसलिए सी भी एलिमिनेट हुआ। ये है सिंक में, सिमिली रूल होना, सिंक होना, इधर भी वर्ब है इधर भी वर्ब यूज हो रहे हैं, जो नॉट ओनली के बाद यूज हो रहा है वही बट ऑल्सो के बाद यूज होना चाहिए। ये तीन पेयर में यूज होता है गाइस ये रूल, आइदर और, नीदर नॉर एंड नॉट ओनली बट ऑल्सो में। जो पार्ट ऑफ स्पीच फर्स्ट के बाद है वही पार्ट ऑफ स्पीच सेकंड के बाद भी होना कंपलसरी होता है, तो हमें दोनों तरफ सिंक बिठाना पड़ता है, तभी वो दोनों सिंक में कहलाते हैं। ठीक है, चले गाइज, नेक्स्ट क्वेश्चन, डिस्पाइट द फैक्ट दैट द डेटा वाज इनकम्प्लीट द रिसर्चर्स डिड्यूस्ड कंक्लूजन्स दैट वर कंपेलिंग। हाँ जी, देखना मैंने बोला था ना डेटा को प्लूरल माना जाता है यहाँ पर, तो डेटा वॉज इनकम्प्लीट नहीं होगा, डेटा वॉज इनकम्प्लीट ये तो हो ही नहीं सकता। डिस्पाइट ऑफ द फैक्ट द डेटा वर इनकम्प्लीट, ये वर हो सकता था, लेकिन यहाँ गलती क्या है, डिस्पाइट के बाद कभी ऑफ यूज नहीं होता, ये भी एक गलती है, तो दिस इज ऑल्सो इनकरेक्ट। थर्ड में डिस्पाइट द फैक्ट दैट द डेटा वर इनकम्प्लीट द रिसर्चर्स डिड्यूस्ड conclusions that were compelling. Yes, option C is your correct answer. So despite of नहीं बोलते, despite the fact that the data was incomplete नहीं, data were incomplete, तो ये दोनों गलतियां थी यहाँ पर, तो ऑप्शन सी वॉज द राइट चॉइस। डिस्पाइट द फैक्ट दैट द डेटा वर इनकम्प्लीट द रिसर्चर्स डिड्यूस्ड कंक्लूजन्स दैट वर कंपेलिंग, सो ऑप्शन सी इज योर करेक्ट चॉइस। बताया था ना पहले मैंने, डेटा को प्लूरल माना जाता है, मीडिया को प्लूरल माना जाता है यहाँ पे यूपीएससी वाले एग्जाम्स में, सीडीएस वाले एग्जाम में भी, यूपीएससी जितने एग्जाम जो कंडक्ट करता है ना यूपीएससी, चाहे ईपीएफओ का है चाहे सीडीएस का है चाहे और कोई है, उनमें डेटा मीडिया इनको प्लूरल समझा जाता है और प्लूरल ही ट्रीट किया जाता है। And last question for this session guys, the proposal which was designed meticulously and that aimed at improving efficiency has been accepted unanimously. The proposal subject है, which was designed meticulously and that aimed at improving efficiency has been accepted unanimously. So the proposal which was designed meticulously and aimed at improving efficiency, see तो सेम ही है, द प्रपोजल, अच्छा कॉमा के डिफरेंस आ रहा है, द कॉमा इसके बाद विच, कॉमा आना चाहिए क्या,
द कॉमा विच द प्रोपोजल डिजाइन मेटिकुलस एंड, अच्छा इसमें मेटिकुलसली के बाद कॉमा आना चाहिए या नहीं आना चाहिए? नहीं गाइज, एंड से पहले कोई कॉमा की जरूरत नहीं है. A proposal which was designed meticulously and that aimed at नहीं रहेगा गाइस, that यहाँ पे कोई लॉजिक नहीं बना रहा. तो ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर. द proposal which was designed meticulously and aimed at improving efficiency has been accepted unanimously. तो यहाँ पे जो that था ना, ये गलत था यहाँ पर. and that aimed नहीं, यहाँ पे बीम बी क्यों नहीं आया? क्योंकि यहाँ पे कॉमा गलत यूज हो रहा है मेटिकुलसली के बाद. एंड से पहले कॉमा की कोई ज़रूरत नहीं है यहाँ पर. सो ऑप्शन ए इज़ द करेक्ट आंसर. चलिए गाइस, तो ये थे आपके यूपीएससी, ईपीएफओ, एपीएफसी और ईओ एओ एग्जाम के 100 मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस बेस्ड ऑन इंग्लिश लैंग्वेज. तो आई होप इससे आपको हेल्प मिली होगी और आपको प्रैक्टिस करने में मज़ा भी आया होगा, कुछ कॉन्सेप्ट्स भी नए सीखे होंगे ज़रूर आपने. तो गाइज ऐसे ही अगर आपको प्रैक्टिस क्वेश्चंस चाहिए तो आप हमारी यूपीएससी ईपीएफओ की टेस्ट सीरीज ज्वाइन कर सकते हैं, जिसमें आपको 15,000 से ज़्यादा क्वेश्चंस मिलते हैं विद डिटेल्ड एक्सप्लेनेशन विच हैज़ बीन क्यूरेटेड बाय कुलदीप सर. यू नो हिम वेरी वेल, राइट? तो इसमें आपको चैप्टर वाइज टेस्ट मिलेंगे हर सब्जेक्ट के, फुल लेंथ टेस्ट मिलेंगे पूरे पेपर का, सॉल्व पीवाईक्यूज तो हैं ही, मंथली करंट अफेयर्स के टेस्ट मिलेंगे और वीकली मेंटर टॉक मिलेगी इसमें आपको बाय कुलदीप सर. सो इस पे हम फ्लैट 87% डिस्काउंट ऑफर कर रहे हैं. ठीक है, इसका लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, आप वहाँ से भी इसको परचेज कर सकते हो. नहीं तो मैं बड़ा सिंपल तरीका बता देता हूँ आपको. व्हाट यू कैन डू इज गाइज, यू कैन विजिट आवर वेबसाइट. आप अपने ब्राउज़र पे जाओ और ब्राउज़र पे जाके सर्च करो edutap.in. आप जैसे ही edutap.in सर्च करेंगे अपने ब्राउज़र पे, आप सीधा हमारे लैंडिंग पेज पे आ जाएंगे और आपको बिल्कुल फ्रंट पेज में कुछ नहीं करना, बस हल्का सा नीचे स्क्रॉल कीजिए और दूसरा ही आरबीआई के नीचे टैब दिखेगा ईपीएफओ, यूपीएससी ईपीएफओ कोर्सेज. इस पर क्लिक कीजिए, नीचे आइए और यहाँ पे आपको ये सारे कोर्सेज दिखेंगे जो जो हम आपको ऑफर कर रहे हैं इस साल के लिए. इसमें रिकॉर्डेड क्रैश कोर्स है, इंडिविजुअल सब्जेक्ट्स के कोर्सेज हैं और ये रही हमारी टेस्ट सीरीज़. ये है गाइस जिसमें आपको सारे क्वेश्चंस 15,000 क्वेश्चंस मिलते हैं. ठीक है, इस पे आपको फ्लैट 87% डिस्काउंट मिल रहा है एंड द कूपन कोड इज EPFO87. ठीक है, तो आपको इसका लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी मिल जाएगा. यू कैन गो चेक आउट द लिंक एंड यू कैन डू बेटर फ्रॉम देयर ऑन. यू कैन मतलब स्टार्ट योर प्रिपरेशन फ्रॉम देयर ऑन. चले गाइस, तो आज के सेशन के लिए इतना ही. आई होप दिस विल हेल्प यू इन योर प्रिपरेशन एंड इन योर जर्नी अहेड. सो कीप ऑन वर्किंग हार्ड, कीप ऑन गिविंग योर बेस्ट एंड आई एम श्योर 30 नवंबर को जो एग्ज़ाम है उसमें आप बहुत अच्छा करके आओगे हर सब्जेक्ट में. तो दिल से मेहनत करना, अच्छे से मन लगा के तैयारी करना एंड बी ट्रू टू योर सेल्फ व्हेन यू आर व्हेन यू अपीयर फॉर दिस एग्ज़ाम. गाइज अगर हमसे कोई डाउट रहे, कोई क्वेश्चन रहे, अगर कोई क्वेरी हो आपकी, तो यू कैन ऑलवेज कॉल अस ऑन दिस नंबर ड्यूरिंग द ऑफिस आवर्स विच इज़ 8146207241, or you can also drop us an email at hello@edutap.co.in. That's our official email ID. And guys, if you want to share your feedback, please do share a comment in the comment section of the video. Do let us know how was your experience about this session, और अपना फाइनल स्कोर भी ज़रूर बताना है आपने. तो कमेंट सेक्शन में जाके बताइए क्या आपका फाइनल स्कोर रहा 100 में से, कितने ठीक हुए, कितने गलत हुए. नेगेटिव मार्किंग को डिडक्ट कर लेना, फाइनल स्कोर बताना मुझे अब. ठीक है, और अपना फीडबैक भी ज़रूर शेयर कीजिएगा. सो ऑल द वेरी बेस्ट, गॉड ब्लेस you and keep up the good work, and I'm sure you will come out with flying colors. And happy learning to all of you guys. Bye bye, have a good day, take care.